सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में थोड़ा पीला दिखने वाला लिन फैंग अपनी बाहों में जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक किताब पढ़ रहा था। जेनेटिक्स बायोलॉजी की लगभग हर किताब की शुरुआत में यह मशहूर उद्धरण होता था। ये प्रोफेसर मेंडेलस्टिट का उद्धरण था, जो प्रतिष्ठित विद्वान और जेनेटिक्स बायोलॉजी के संस्थापक थे। ये प्रसिद्ध जेनेटिक मार्शल थ्योरी थी। प्रोफेसर मेंडेलस्टिट के जेनेटिक मार्शल थ्योरी के अनुसार मानव शरीर एक अनंत खजाना है जिसमें अनंत शक्ति निहित है। हालांकि किसी कारण से ये सभी शक्तियां सीमित थीं। मानव जीन में अदृश्य ताले थे जो जीन में सभी शक्तियों को सीमित कर देते थे। केवल आनुवंशिक ताला तोड़कर ही मनुष्य अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सकता था। जीन में परिवर्तन हो सकता है। मार्शल आर्ट विशेषज्ञ आनुवंशिक लॉक को तोड़कर अपने जीन को पुनर्गठित करके अमानवीय रूप से शक्तिशाली बन सकते हैं। लेकिन क्या ये सब शक्तिशाली मूल जीन के आधार पर बनाया गया है? लिन फैंग ने भौहें सिकोड़ी। उसने जल्दी पन्ने पलटे, मानो वह कुछ खोज रहा हो। हालांकि जेनेटिक्स पर कई किताबें पलटने के बाद उन्होंने निराश होकर किताब बंद कर दी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाया, जैसा कि अपेक्षित था, अभी भी कोई समाधान नहीं है। जेनेटिक मार्शल थ्योरी मजबूत बुनियादी जीन पर जोर देती है। तभी कोई व्यक्ति जीन को पुनर्गठित करने के लिए जेनेटिक लॉक को तोड़ने के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है। क्या वाकई कम समय में जेनेटिक लॉक को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? खांसी। लिन फैंग ने जोर से खांसना शुरू कर दिया। अगर कोई उसकी बातें सुनता तो उसे लगता कि लिन फैंग बहुत ज्यादा उतावला हो गया है। जेनेटिक लॉक को तोड़ने वाले विशेषज्ञ अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे। जेनेटिक लॉक को तोड़ने वाले हर विशेषज्ञ का दर्जा बहुत ऊंचा था। वे मानव समाज का आधार थे। एक जीवन काल में जेनेटिक लॉक को तोड़ने में सक्षम होना पहले से ही जश्न मनाने लायक था। इसे कम समय में तोड़ना तो दूर की बात है। हालांकि लिन फैंग की चिंता उतावलेपन से नहीं उपजी थी। इसके पीछे एक कारण था। लिन फैंग बचपन से ही एक अजीब बीमारी से पीड़ित था जिसे एटिपिकल ऑर्गन फेलियर कहा जाता है। यह कोई साधारण अंग विफलता नहीं थी। इसे अत्यंत दुर्लभ और विचित्र बीमारी भी माना जा सकता है। यह अजीब बीमारी तुरंत शुरू नहीं होती, बल्कि समय के साथ बढ़ती जाती है, जिससे शरीर के सभी अंग धीरे धीरे विफल हो जाते हैं और अंततः मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर के पूर्वानुमान के अनुसार लिन फैंग अधिकतम 23 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह सकता है। इस वर्ष लिन फैंग 20 वर्ष के हो गए, जिसका मतलब था कि उनके पास जीने के लिए केवल 3 वर्ष शेष थे। यह अजीब बीमारी जन्मजात थी। लिन फैंग के जीन में किसी तरह का उत्परिवर्तन हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप यह अजीब बीमारी हुई। इसलिए साधारण चिकित्सा उपचार बेकार था। केवल मौलिक आनुवंशिक पुनर्गठन के माध्यम से ही लिन फैंग की अजीब बीमारी को ठीक किया जा सकता था। हालांकि जेनेटिक रिस्ट्रक्चरिंग लिन फैंग की अजीब बीमारी को ठीक कर सकती थी, लेकिन तकनीक के मौजूदा स्तर के साथ जेनेटिक रिस्ट्रक्चरिंग हासिल करना असंभव था। इलाज की तो बात ही छोड़िए। इसका एक ही तरीका था और वह था मार्शल आर्ट का अभ्यास करना और जेनेटिक लॉक को तोड़ना। जब तक कोई जेनेटिक लॉक को तोड़ सकता है, तब तक उसके जीन को फिर से बनाया जा सकता है। फिर लिन फैंग बिना इलाज के अपनी अजीब बीमारी से ठीक हो सकता था और वह महान शक्ति भी प्राप्त कर सकता था। हालांकि ये दुनिया तकनीकी रूप से उन्नत थी, लेकिन मनुष्य पूरी दुनिया के बारे में बहुत कम जानते थे। मनुष्य का क्षेत्र पूरी दुनिया के केवल 10% हिस्से पर ही था। बाकी 90% के लिए वह आउटलैंड में भयानक जानवरों का क्षेत्र था। मनुष्य केवल तकनीक और शक्तिशाली मार्शल कलाकारों पर भरोसा करके ही शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले सकते थे। इसलिए मार्शल कलाकारों को समाज में बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था, खासकर उन लोगों को जो आनुवंशिक ताला तोड़कर अमानवीय मार्शल विशेषज्ञ बन गए थे। वे पूरे मानव समाज के संरक्षक थे। अनगिनत लोग उनका सम्मान करते थे और उन्हें पूछते थे। हालांकि जो लोग आनुवंशिक ताला तोड़ने में सक्षम थे और अमानवीय विशेषज्ञ बन पाए, वे सचमुच हजारों में से एक थे। वास्तव में एक अमानवीय विशेषज्ञ जो आनुवंशिक ताला तोड़ सकता था, वह लाखों या 10 लाख लोगों में से निकल सकता था। लिन फैंग बचपन से ही इस अजीब बीमारी से पीड़ित था। उसके जन्मजात जीन पहले से ही बहुत कमजोर थे। जेनेटिक लॉक तोड़ना तो दूर, वह एक आम इंसान से भी कमजोर था। वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करके जेनेटिक लॉक कैसे तोड़ सकता था? कभी कभी लिन फैंग सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक ऐसा शॉर्टकट खोजने की कोशिश में आता था जो किताबों से जीन लॉक को तोड़ सके। हालांकि इस दुनिया में मार्शल आर्ट में बेहद प्रतिभाशाली होने के अलावा कौन सा शॉर्टकट जेनेटिक लॉक को तोड़ सकता है? हालांकि लिन फैंग बहुत निराश था, फिर भी उसने लाइब्रेरी में जेनेटिक्स पर किताबें ढूंढना जारी रखा। अगर उसे सैद्धांतिक रूप से उम्मीद की एक झलक भी मिलती तो भी वह हार नहीं मानता। लिन फैंग को एक और मोटी किताब मिली। ये जेनेटिक्स पर एक लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक की तरह लग रही थी। लाइब्रेरी में ऐसी कम से कम दर्जनों किताबें होंगी, अगर 100 नहीं। इसके अलावा इसमें कुछ संकी विचार भी थे, जिन पर लिन फैंग भी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह एक लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक कैसे हो सकती है? ये संकी लोगों द्वारा लिखे गए अविश्वसनीय कार्यों से अलग नहीं थी। उसे नहीं पता था कि सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ऐसी किताब क्यों दिखाई देगी। लिन फैंग ने कुछ और पन्ने पलटे, लेकिन उसे कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला। उसने किताब बंद की और उसे बुकशेल्फ पर रखने ही वाला था कि उसने बुकशेल्फ के पीछे एक बच्चे की मुट्ठी के आकार की धातु की गेंद देखी। लिन फैंग ने बुकशेल्फ से धातु की गेंद निकाली। धातु की गेंद खोखली लग रही थी और भारी नहीं थी। छूने पर यह थोड़ी ठंडी लग रही थी। किताबों की शेल्फ पर धातु की गेंद किसने रखी? लिन फैंग ने उसे देखा। उसने पहले कभी इस तरह की धातु की गेंद नहीं देखी थी और यह किसी बच्चे के खिलौने की तरह नहीं दिख रही थी। कोई नहीं जानता कि धातु की गेंद को बुकशेल्फ पर किसने रखा था। बहुत समय बीत गया होगा, क्योंकि यह धूल से ढकी हुई थी। धातु की गेंद का बाहरी हिस्सा बहुत चिकना था, बीच में एक अंगूठी में एक छेद था, जैसे कि उसे खोला जा सकता हो। लिन फैंग ने दोनों हाथों से उसे धीरे धीरे खोला। स्ना, एक अजीब सी आवाज आई। अविश्वसनीय रूप से धातु की गेंद ने सफेद रोशनी का एक निशान छोड़ा। इसके बाद धातु की गेंद में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ, जो धीरे धीरे चांदी सफेद तरल धातु के एक पूल में बदल गया। इसके अलावा धातु की गेंद में बदली गई तरल धातु ने एक पल में लिन फैंग की गेंद को ढक लिया। चौंककर उसने जल्दी से अपना हाथ बाहर की ओर फेंका, लेकिन वह इसे हिला नहीं सका, चाहे कुछ भी हो। लिन फैंग की हथेली में तेज दर्द उठ। फिर द्रव धातु वास्तव में उसकी होल पर एक घाव में धंस गई। लिन फैंग को अपने पूरे शरीर में जलन महसूस हुई और उसे ठंडक मिली। वह अपने पूरे शरीर के साथ बुकशेल्फ का भरोसा रखती थी। बुकशेल्फ पर किताबें चुन रही गोल चेहरे वाली लड़की ने देखा कि लिन फैंग असामान्य व्यवहार कर रहा था। वह जल्दी से लिन फैंग की मदद करने के लिए उसके पास गई और धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? लिन फैंग की चेतना शून्य हो गई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। उसका पूरा शरीर दर्द से जल रहा था और वह कमजोर और पीड़ा महसूस कर रहा था।
उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगा। मैं ठीक हूँ धन्यवाद। लिन फैंग को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। गोल फेस वाली लड़की को धन्यवाद देने के बाद वह जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। हालांकि उसे पता नहीं था कि धातु की गेंद क्या थी, लेकिन धातु की गेंद का उसके शरीर में इस तरह से घुसना जरूरी नहीं था कि वह अच्छी चीज हो। उसे जल्द से जल्द इसका पता लग रहा था। अल्पविराम। लिन फैंग स्कूल के छात्रावास में नहीं रहता था। इसके बजाय उसने स्कूल के बाहर एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया, जहां वह अकेली रहती थी। वह जल्दी से अपार्टमेंट में भुगतान और अपनी होली को आगे बढ़ेगा। उसके कूल्हों के बीच में एक बहुत छोटा सा घाव था। हालांकि उसके शरीर में कोई ज्यादा तेज दर्द नहीं था, लेकिन लिन फैंग को थोड़ा बहुत सामने हो गया था कि उसके शरीर में कुछ और है। इसलिए उसने लगभग सहज भाव से फुसफुसाते हुए कहा, बाहर आओ। एक अद्भुत दृश्य सामने आया। जैसे ही लिन फैंग ने बोलना समाप्त किया, धातु की गेंद जो लिन फैंग ने पहले देखी थी उसकी गेंद पर दिखाई दिए। लिन फैंग को बहुत अजीब लगा। जब धातु की गेंद उसके छेद में दिखाई दी तो उसे लगा जैसे वह खून से धातु की गेंद से जुड़ी हुई है। फिर लिन फैंग के एक विचार से धातु की गेंद ने आकार देना शुरू कर दिया। यह एक फोन में बदल गया, फिर एक घड़ी में जिसे लिन फैंग ने अपनी कलाई पर पहना था। ये धातु की बॉल लिन फैंग की इच्छा के अनुसार आकार बदल सकती थी। हालांकि ये धातु की गेंद का सही उपयोग नहीं था। लिन फैंग ने एक गहरी सांस ली, अपनी कलाई घड़ी को देखा और धीमी आवाज में कहा, सक्रिय करें। जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस सक्रिय हो गया। बस जैसे ही लिन फैंग की कलाई घड़ी हिली, उसके सामने सफेद रोशनी की एक किरण प्रकट हुई, जिसने जल्दी ही हवा में एक होलोग्राम बना दिया। शारीरिक बनावट 0.92, ताकत 0.81, वजन नए वजन के लिए 3pounds.com पर सेट करें। चपलता 0.78, कौशल बुनियादी मुट्ठी तकनीक कुशल, निरंतर अभ्यास के माध्यम से निपुणता में सुधार किया जा सकता है। आनुवंशिक समलन कोई नहीं। आनुवंशिक क्षमता कोई नहीं। होलोग्राम पर डेटा का ऐसा अजीब सेट दिखाई दिया। अजीब बात यह है कि लिन फैंग को हर एक डेटा को समझने के लिए बस ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। उदाहरण के लिए शारीरिक बनावट, ताकत और चपलता का मतलब लिन फैंग की मौजूदा शारीरिक स्थिति से था। हालांकि डेटा से पता चला कि एक सामान्य वयस्क के लिए यह मान एक था। इसलिए केवल डेटा के आधार पर लिन फैंग की वर्तमान शारीरिक स्थिति को शायद ही स्वस्थ माना जा सकता है। ये वास्तविकता के अनुरूप था। आखिरकार लिन फैंग के अंग लगातार काम करना बंद कर रहे थे और उनकी शारीरिक स्थिति स्वाभाविक रूप से एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत खराब थी। कौशल के मामले में इसमें केवल कुछ मार्शल आर्ट तकनीकें ही शामिल थीं। वर्तमान में लिन फैंग को केवल बुनियादी मुट्ठी तकनीकें ही समझ में आती थीं, जिसका अभ्यास उसने बचपन में अपनी अजीब बीमारियों के इलाज के रूप में आनुवंशिक लॉक को तोड़ने की उम्मीद में किया था। सबसे महत्वपूर्ण चीजें आनुवंशिक समलन और आनुवंशिक क्षमता थीं। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे। आनुवंशिक समलन का मतलब था कि जीन को जोड़ा जा सकता है। ये धातु की गेंद का कार्य भी था। ये वास्तव में अन्य जीवों के जीन को जोड़ सकता था। आनुवंशिक क्षमता भी बहुत सरल थी। यह उन जीनों की संख्या को संदर्भित करता है जिन्हें लिन फैंग का शरीर वर्तमान में समायोजित कर सकता है। ऐसा सामान्य ज्ञान आनुवंशिक समलन उपकरण के माध्यम से लिन फैंग के दिमाग में स्वाभाविक रूप से प्रकट हुआ, जैसे कि वह ये सब पहले से जानता था। लिन फैंग ने गहरी सांस ली। वह अपनी भावनाओं को शांत करता रहा। ये बहुत अचानक हुआ, लेकिन फिर भी वह अपना संयम बनाए रख सका। जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसी अन्य जीव के जीन को किसी के शरीर में फ्यूज करना और उस फ्यूज जेनेटिक क्षमताओं को प्राप्त करना था। ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये केवल कुछ काल्पनिक और अवास्तविक विज्ञान कथा उपन्यासों में ही दिखाई देगा, लेकिन यह वास्तव में लिन फैंग के सामने आया। वर्तमान में जीन पर वैज्ञानिक और तकनीकी शोध बहुत सीमित था। उदाहरण के लिए जीन को जोड़ना और उनका पुनर्गठन करना संभव था, लेकिन कोई भी प्रयोग सफल नहीं हुआ। वे केवल सिद्धांत में ही मौजूद थे। यह आनुवंशिक समलन उपकरण एक दिव्य कलाकृति होनी चाहिए जो वर्तमान दुनिया की तकनीक के दायरे से परे हो। दूसरे जीवों के जीन को एक साथ मिलाना आधुनिक तकनीक का सपना था। इससे लिन फैंग को उम्मीद की एक किरण भी दिखी। अगर उसके जीन मजबूत हो गए तो क्या उसे जेनेटिक लॉक को तोड़कर अपनी अजीब बीमारी को ठीक करने का मौका मिलेगा। हालांकि लिन फैंग ने खुशी से अपना सिर नहीं खोया और पूरे समय शांत रहा। उसने जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस के विभिन्न कार्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों के शोध के बाद लिन फैंग कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे। सबसे पहले, आनुवंशिक समलन एक ही प्रजाति के जीन को एक साथ नहीं जोड़ सकता। उदाहरण के लिए लिन फैंग मनुष्य था, इसलिए वह अन्य लोगों के जीन को एक साथ नहीं जोड़ सकता था, क्योंकि मूलतः वे सभी मानव जीन थे। दूसरा, जीन पौधों के जीन के साथ सम्मिलित नहीं हो सकते। तीसरा, सम्मिलित जीन बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकते थे। यदि वे मेजबान के जीन से अधिक शक्तिशाली होते तो ये जीन को अपने नियंत्रण में ले लेता। लिन फैंग एक राक्षस बन जाता या उसके जीन नष्ट हो जाते। दूसरे शब्दों में, लिन फैंग केवल उन अन्य प्रजातियों के जीन के साथ सम्मिलित हो सकता था जो उसके अपने जीन से कमजोर थे। बेशक जीन की ताकत आनुवंशिक समलन उपकरण द्वारा निर्धारित की गई थी। इन कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद लिन फैंग किसी भी समय अन्य जीवों के जीन के साथ जुड़ सकता था और अपनी जन्मजात आनुवंशिक स्थिति में सुधार कर सकता था। हालांकि इसमें जोखिम भी शामिल थे। इसके अलावा लिन फैंग को भरोसा नहीं था कि आनुवंशिक समलन उपकरण इतना चमत्कारी होगा। लिन फैंग ने बहुत देर तक सोचा। उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 साल बचे थे। फिलहाल कोई भी उपचार विधि उसकी अजीब बीमारी को ठीक नहीं कर सकती थी। इसलिए शायद जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस एक अवसर था। भले ही खतरा हो, उसे इसे आजमाना ही था। तो उसे सबसे पहले किस जीव के जीन के साथ सम्मिलन करना चाहिए? लिन फैंग ने कुछ देर सोचा। फिर उसने तुरंत फ्रिज खोला और जमे हुए जंगली गोजातिया मांस का एक टुकड़ा निकाला। जंगली गोजातिया मूल रूप से आउटलैंड के भयानक जानवरों की एक किस्म थी जो बेहद मजबूत थे, लेकिन उनकी बुद्धि कम थी। उन्हें अंततः मनुष्यों द्वारा पालतू बनाया गया और उन्हें कैद में भी पाला जा सकता था। मांस ताज़ा, कोमल और स्वादिष्ट था और इसमें भरपूर पोषण मूल्य था। लिन फैंग को भी इसे खाने में मजा आता था, इसलिए उसके फ्रिज में हमेशा जंगली गोजातिया मांस रहता था। चाहे जो भी हो, जंगली गोजातिया अभी भी एक भयानक जानवर था। हालांकि यह भयानक जानवरों में सबसे साधारण था। अगर इसके जीन को उसमें मिला दिया जाए तो सिर्फ इसकी ताकत ही लिन फैंग को बड़े अंतर से सुधारने में मदद करेगी। इसलिए लिन फैंग ने धीमी आवाज में कहा, जंगली गोजातीय जीन निकालें। जंगली गोजातीय जीन को सफलतापूर्वक निकाला गया। इसे मानव जीन के साथ जोड़ा जा सकता है। क्या आप इसे तुरंत जोड़ना चाहते हैं? लिन फैंग एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन उसने जल्दी से अपने दांत पीसते हुए कहा, फ्यूज। जंगली गोजातीय जीन के साथ सम्मिलन शुरू करें। अवधि 1 मिनट।
धमाका। जैसे ही जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस वाइल्ड बोवाइन जीन के साथ एकीकृत होने लगी, लिन फैंग को लगा कि उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा है। ऐसा लगा जैसे उसे किसी भारी ट्रक से उड़ाकर जमीन पर गिरा दिया गया हो। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह अपनी रक्त वाहिकाओं में बहते खून को सुन सकता है। ऐसा लग रहा था मानो एक काला, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली जंगली गाय उसकी याद में जंगल में तेजी से भाग रही हो। हालांकि यह समलन प्रक्रिया सिर्फ 1 मिनट तक चली, लेकिन लिन फैंग को ऐसा लगा जैसे एक जीवन बीत गया हो और यह बहुत लंबा था। जब वह उठा तो उसने पाया कि उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ था। नहीं, अभी भी बदलाव थे। सतह पर वह परिवर्तित था, लेकिन उसके शरीर के भीतर, उसके रक्त की गहराई में, लिन फैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक जंगली गाय में बदल गया हो, जो जंगल में बेतहाशा भाग रहा हो। आनुवांशिक समलन वास्तव में मुझे जंगली गाय में नहीं बदल देगा, है ना? लिन फैंग ने आत्महीनता से ठहाका लगाया। जंगली गोजातीय जीन केवल उसके जीन के साथ जुड़े हुए थे और लिन फैंग के जीन अभी भी मुख्य बुनियादी जीन थे। इसलिए अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो उसके लिए वास्तव में जंगली गोजातीय बनना असंभव होना चाहिए। चूंकि आनुवंशिक समलन पूरा हो गया था, लिन फैंग ने अपनी शारीरिक विशेषताओं की जांच करने के लिए होलोग्राम को फिर से खोला। शारीरिक बनावट 1.66, ताकत 1.54, चपलता 1.34, कौशल बुनियादी मुट्ठी तकनीक कुशल, निरंतर अभ्यास के माध्यम से निपुणता में सुधार किया जा सकता है। आनुवंशिक समलन जंगली गोजातीय जीन 10% समलन स्तर, जीन अभी भी तेजी से विकसित हो रहे हैं, कृपया पोषण सेवन बनाए रखने के लिए ध्यान दें। आनुवंशिक क्षमता 6%। अपने विभिन्न गुणों को देखने के बाद लिन फैंग, जो हमेशा से शांत व्यक्तित्व वाला था, भी उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के भीतर से लगातार शक्ति की लहरें निकल रही हों। ये पता चला कि यह सब भ्रम नहीं, बल्कि वास्तविकता थी। आनुवंशिक समलन उपकरण के माध्यम से जंगली गोजातीय जीन को जोड़ने के बाद उसकी काया, ताकत और चपलता लगभग सभी में व्यापक रूप से सुधार हुआ था। इसके अलावा जंगली गोजातीय जीन अभी तक लिन फैंग के जीन में पूरी तरह से विलीन नहीं हुए थे। इसलिए जैसे जैसे जंगली गोजातीय जीन विलीन होते गए, लिन फैंग की विभिन्न शारीरिक विशेषताएं बढ़ती गईं। बेशक इसके कुछ दुष्प्रभाव भी थे। लिन फैंग को बहुत जल्दी भूख लग गई, बहुत ज्यादा। भूख की यह भावना वास्तव में असहनीय थी। अगर उसके सामने एक पूरा घोड़ा रख दिया जाए तो वह उसे खा सकता है। यह आनुवंशिक समलन का परिणाम था। चूंकि जीन का विकास होना था, इसलिए लिन फैंग के गुण अचानक नहीं बढ़े। इसके लिए बड़ी मात्रा में पोषण की आवश्यकता थी। इसलिए लिन फैंग ने फ्रिज में रखी सारी चीजें निकालकर खा लीं। ये काफी नहीं था। उसने हाई ग्रेड वाइट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की कुछ बोतलें निकालीं। यह एक उच्च श्रेणी की वस्तु थी। पोषक तत्व समाधान की एक छोटी बोतल में पोषक तत्व बहुत सारे उच्च पोषण वाले भोजन के बराबर थे। आम लोग इसे वहन नहीं कर पाएंगे। लिन फैंग बचपन से ही बीमार रहता था और अंगों की विफलता के कारण उसे भूख की कमी हो सकती थी, इसलिए उसके परिवार ने हमेशा उसके लिए उच्च श्रेणी के पोषक तत्व समाधान तैयार किए थे। इन पोषक तत्वों के घोल को सीधे पिया या इंजेक्ट किया जा सकता है। लिन फैंग ने पोषक तत्वों के घोल की तीनों बोतलों को अपने शरीर में इंजेक्ट किया। इंजेक्शन का असर निश्चित रूप से सीधे सेवन करने की तुलना में ज्यादा तेज होगा। जैसा कि अपेक्षित था, उच्च श्रेणी के पोषक घोल की 3 बोतलों के इंजेक्शन के साथ उसे जो भूख लग रही थी वह काफी कम हो गई थी। उसका पूरा शरीर गर्म महसूस कर रहा था, मानो वह किसी गर्म पानी के झरने में भीगा हुआ हो। हर कोशिका खुश हो रही थी और वह बहुत आरामदायक महसूस कर रहा था। इसलिए लिन फैंग अनजाने में खुद को इस गर्म एहसास में डुबो दिया और बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया। नींद में लिन फैंग को ऐसा लगा जैसे वह जंगली गाय बन गया हो। वह जंगली गायों के विशाल झुंड के पीछे जंगल में भागता रहा। वह जहां भी जाता, सभी भयानक जानवर पीछे हट जाते। एक अकेला जंगली गोवंश ज्यादा नहीं होता, लेकिन यदि 10,000 या 100,000 गोवंश एक साथ इकट्ठे हो जाएं, तो वे एक अद्वितीय शक्ति बन जाएंगे। हालांकि एक निश्चित दिन कुछ मानव विशेषज्ञ हवा में चलकर आए और वहां पहुंचे। एक व्यक्ति के ब्लेड के हल्के झटके से एक विशाल ब्लेड तुरंत आकाश और पृथ्वी के बीच प्रकट हुआ, जिसने पहाड़ों की चोटियों को चीर दिया और धरती हिल गई। ब्लेड की आभा ने जंगली गायों के झुंड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और भूमि को तबाह कर दिया। सूश, लिन फैंग अचानक नींद से जाग गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। एक सपना, या ये जंगली गोजातीय जीन द्वारा छोड़ी गई स्मृति थी? लिन फैंग ने धीरे से बुदबुदाया। अभी जो सपना आया था वह बहुत वास्तविक था। यह इतना वास्तविक था कि जागने के बाद भी उसे यह याद था। शायद ये कोई सपना नहीं था, बल्कि एक वास्तविक स्मृति थी। जंगली गोजातीय जीन के सम्मेलन में कुछ जंगली गोजातियों की यादें समाहित थीं। शायद इस जंगली गोजातीय को हवा में पैर रखकर चलने वाले शक्तिशाली मनुष्य ने मार डाला था। हवा में चलते हुए और इतने बड़े ब्लेड की आभा के साथ। क्या वह एक अमानवीय विशेषज्ञ था जिसने जेनेटिक लॉक तोड़ा था? लिन फैंग को भावनाओं का उफान महसूस हुआ। उसने बचपन से ही जेनेटिक लॉक तोड़ने वाले विशेषज्ञों की किंवदंतियों के बारे में सुना था। यह अफवाह थी कि उनके पास असाधारण शक्तियां थीं और वे अमानवीय स्तर पर पहुंच गए थे। वे हवा में चल सकते थे, पहाड़ों को चीर सकते थे और अपने पैरों से धरती को तोड़ सकते थे। वे सर्वशक्तिमान प्राणी थे जो आकाश और समुद्र की यात्रा कर सकते थे। आउटलैंड में उन्होंने मानवता की रक्षा करने और उसे शांति से रहने देने के लिए विशाल भयानक जानवरों को मार डाला जो पूरी इमारतों से भी बड़े थे। हालांकि बहुत कम आम लोग अमानवीय विशेषज्ञों को लड़ते हुए देख सकते थे। अमानवीय विशेषज्ञों को शहर में लड़ने की अनुमति नहीं थी। लिन फैंग को अभी अभी याद करके इसका कारण समझ में आ रहा था। उन अमानवीय विशेषज्ञों की विनाशकारी शक्ति बहुत ज्यादा थी। अगर वे शहर में लड़ते तो अमानवीय विशेषज्ञ आसानी से पूरे शहर को नष्ट कर सकते थे। लिन फैंग ने अपनी कलाई पर नजर डाली। जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस ने जिस घड़ी को रूपांतरित किया था वह अभी भी उसकी कलाई पर थी। रात भर की नींद के बाद वह ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था। यह उसके पिछले बीमार दिखने से बिल्कुल अलग था। मुझे आश्चर्य है कि क्या आनुवंशिक सम्मेलन सफल रहा। लिन फैंग ने तुरंत अपनी शारीरिक स्थिति की जांच करने के लिए अपने गुण पैनल को खोला। शारीरिक बनावट 4.36, ताकत 4.12, चपलता 3.34, कौशल बुनियादी मुट्ठी तकनीक कुशल, निरंतर अभ्यास के माध्यम से निपुणता में सुधार किया जा सकता है। न्यू नॉवेल्स अपडेट्स ऑन नवंबर LBIN.com। आनुवंशिक सम्मेलन जंगली गोजातीय जीन 35% सम्मेलन स्तर, जीन अभी भी तेजी से विकसित हो रहे हैं, कृपया पोषण सेवन बनाए रखने के लिए ध्यान दें। आनुवंशिक क्षमता 6%। लिन फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं।
उसकी शारीरिक फिटनेस में काफी सुधार हुआ था। उसकी शारीरिक बनावट और ताकत एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 4 गुना तक पहुंच गई थी। उसकी चपलता थोड़ी कमजोर थी, लेकिन ये भी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 3 गुना तक पहुंच गई थी। ये सिर्फ एक रात का परिवर्तन था। इसके अलावा आनुवंशिक समलन दर केवल 35% ही दिखी। दूसरे शब्दों में, उसके जीन अभी भी विकसित हो रहे थे और उसकी विशेषताएं बढ़ती जा सकती थीं। लिन फैंग ने अपने हाथों को कस लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास असीम शक्ति है और हर पल उसके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यह उसकी शारीरिक फिटनेस में तेजी से सुधार के कारण पैदा हुई असंतुलन की भावना थी। लिन फैंग को अपने शरीर में होने वाले बदलावों के साथ धीरे-धीरे तालमेल बिठाने के लिए अभी भी कुछ समय की आवश्यकता थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या जंगली गोजातीय जीनों के सम्मिलन से मेरी अजीब बीमारी ठीक हो सकती है। लिन फैंग को सबसे ज्यादा चिंता उसकी अजीब बीमारी की थी। हालांकि यहाँ कोई पेशेवर उपकरण नहीं था और वह उसकी स्थिति की जांच नहीं कर सकता था। लिन फैंग ने कुछ देर तक जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस का अध्ययन किया। ये जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस स्पष्ट रूप से आधुनिक तकनीक के दायरे से बाहर थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे बुकशेल्फ पर किसने रखा था, क्योंकि लिन फैंग ने इसे प्राप्त किया था, यह उसका था। इसलिए वह इसे लापरवाही से उजागर नहीं कर सकता था। लिन फैंग के एक विचार से उसके हाथ में जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस तुरंत गायब हो गई और उसके शरीर में विलीन हो गई। जरूरत पड़ने पर यह फिर से प्रकट हो जाएगी। गड़गड़ाहट। लिन फैंग के पेट ने फिर से विरोध किया। उसे फिर से भूख लगी, लेकिन उसके किराए के अपार्टमेंट में पोषक तत्वों का कोई समाधान नहीं था। वह केवल अपना पेट भरने के लिए खा सकता था। आखिरकार उसके जंगली गोजातीय जीन अभी भी तेजी से विकसित हो रहे थे और उन्हें बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता थी। सौभाग्य से दोपहर हो चुकी थी और स्कूल कैफेटेरिया खुला था। इसलिए लिन फैंग उठ गया और किराए के अपार्टमेंट से निकलकर स्कूल कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया बहुत बड़ा था और बहुत से छात्र पहले से ही यहाँ भोजन करने के लिए इकट्ठे हुए थे। लिन फैंग आमतौर पर स्कूल कैफेटेरिया में खाना नहीं खाता था। वह लंबे समय से बीमार था और उसे सामान्य भोजन की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं थी। स्कूल कैफेटेरिया का मेस का खाना तो दूर की बात थी। हालांकि आज उसे बहुत भूख लगी थी। कैफेटेरिया से आने वाली खुशबू से उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। लिन फैंग ने कैफेटेरिया में खाने की चकाचौंध भरी व्यवस्था को देखा। उसे पता था कि उसे अब बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत है, इसलिए उसने खास तौर पर कुछ खतरनाक जानवरों का मांस मंगवाया जो पोषक तत्वों से भरपूर था। 3 या 4 लोगों के लिए खाने की मात्रा टेबल पर परोसी गई। उसने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। भूख से प्रेरित होकर उसने तुरंत खाना खाना शुरू कर दिया। लिन फैंग, तुम कैफेटेरिया में आए। लिन फैंग अपने सामने रखे खाने को खा रहा था, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और पाया कि यह को चेन थी, जिसे मार्शल आर्ट क्लब की देवी के रूप में पूजा जाता था। को चेन ने काले रंग की झालरों वाला सफेद मार्शल आर्ट सूट पहना हुआ था। वह लंबी और जोशीली थी। उसने कैफेटेरिया में प्रवेश करते ही कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लिन फैंग भी मार्शल आर्ट क्लब का सदस्य था, लेकिन उसकी बहन ने उसे इसमें शामिल होने के लिए मजबूर किया था। उसे वास्तव में मार्शल आर्ट क्लब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार अपनी पिछली शारीरिक स्थिति के कारण वह मार्शल आर्ट का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। हालांकि वह केवल कुछ ही बार मार्शल आर्ट क्लब में गया था। को चेन उसकी बहन का अच्छा दोस्त था, इसलिए वे दोनों एक दूसरे से परिचित थे। क्यों चेन, मैं कैफेटेरिया में क्यों नहीं आ सकता? कुछ नहीं, मुझे तो बस यही लगा कि आप कैफेटेरिया में शायद ही कभी खाते होंगे। को चेन मुस्कुराई, जिससे कई लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं क्योंकि वे धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। वे लिन फैंग की महिलाओं के साथ किस्मत से भी ईर्ष्या कर रहे थे क्योंकि वह अपनी देवी के साथ एक ही टेबल पर बैठ सकती थी। नो वी एल्बिन सी ओम पर नवीनतम नो वेल्स प्राप्त करें। क्यों चेन, तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास करते करते थक गए होगे। यह मार्बल मीट है जो मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। ये तुम्हारी सुबह की ऊर्जा की खपत को पूरा कर सकता है। जैसे ही को चेन और लिन फैंग एक सुखद बातचीत कर रहे थे, एक युवा छात्र वहां आया। लिन फैंग भी उसे जानता था। वह मार्शल आर्ट क्लब का उपाध्यक्ष डू कियांग था। डू कियांग उपाध्यक्ष थी, क्यू चेन अध्यक्ष थी। डू कियांग क्यू चेन का पीछा कर रही थी। ये बात मार्शल आर्ट क्लब में सभी को पता थी। स्वाभाविक रूप से लिन फैंग को भी इसके बारे में पता था। हालांकि वह ये भी जानता था कि क्यू चेन के मन में डू कियांग के लिए कोई भावना नहीं थी। उसने डू कियांग को अनगिनत बार अस्वीकार किया था, लेकिन डू कियांग को बस क्यू चेन से गोंद की तरह चिपके रहना था। को चेन ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वरिष्ठ डू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, बस खा लो। डू कियांग, मैंने कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। को चेन भी थोड़ा क्रोधित थी, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से डू कियांग पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती थी। लिन फैंग ने को चेन और डू कियांग की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह बिना किसी जल्दबाजी के मेज पर रखा खाना खाता रहा। उसे लगा कि उसका पेट एक अथाह गड्ढे की तरह है। उसने जो खाना खाया वह जल्दी से पच गया और पोषक तत्वों की एक बड़ी मात्रा उसके शरीर की गहराई में प्रवेश कर गई, जो गर्म धाराओं में बदल गई, जिसने जंगली गोजातीय जीन को तेजी से बढ़ने के लिए पोषण दिया। यहाँ तक कि उसके विभिन्न शारीरिक गुण भी तेजी से सुधर रहे थे। डू कियांग को चेन का अपने प्रति ठंडा रवैया बुरा नहीं लगा, लेकिन जब उसने लिन फैंग को देखा तो उसे थोड़ी नाराजगी महसूस हुई। इसलिए वह लिन फैंग के पास आया और जानबूझकर उसके कंधे पर थपथपाया। लिन फैंग, तुम खाना खा चुके हो, रास्ता बनाओ। डू कियांग कितना शक्तिशाली था। वह मार्शल आर्ट क्लब का उपाध्यक्ष था और पहले से ही ग्रेड 3 मार्शल आर्टिस्ट था। वह पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट बनने से सिर्फ एक ग्रेड दूर था। वह जानता था कि लिन फैंग का शारीरिक गठन खराब है, इसलिए वह जानबूझकर लिन फैंग को भगाने की कोशिश कर रहा था। लिन फैंग ने लगभग अवचेतन रूप से अपना कंधा उठाया और अपने पूरे शरीर को थोड़ा पीछे झुका लिया। डू कियांग ने स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली बल महसूस किया और वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया और लगभग गिर गया। डू कियांग की अभिव्यक्ति थोड़ी क्रोधित हो गई। उसने लिन फैंग को फिर से दूर धकेलने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी की। डू कियांग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? को चेन को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से उठकर डू कियांग को डांटने लगा। डू कियांग का चेहरा थोड़ा ठंडा था। उसने लिन फैंग को कुछ उलझन भरी नजरों से देखा। उसे अभी अभी कुछ मामूली नुकसान हुआ था, लेकिन वह एक बीमार व्यक्ति से निपटने में भी सक्षम नहीं था। क्यू चेन, नाराज मत हो, मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहते हुए डू कियांग ने लिन फैंग की ओर ठंडी नजर से देखा। उसे नहीं पता था कि लिन फैंग ने ये जानबूझकर किया था या नहीं, लेकिन उसे यह याद रहेगा। जब तक लिन फैंग मार्शल आर्ट क्लब में वापस नहीं आ जाता, तब तक उसके पास लिन फैंग से निपटने के तरीके होंगे। लिन फैंग, क्या तुम ठीक हो? डू कियांग ने वाकई हद पार कर दी। वह जानता है कि तुम्हारा शरीर कमजोर है।
को चेन चिंतित दिख रही थी, लेकिन लिन फैंग ने उसे बोलने से पहले ही रोक दिया। लिन फैंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। ठीक है, लिन फैंग, क्या आज दोपहर को आपकी क्लास है? को चेन ने अचानक पूछा। मुझे लगता है कि केवल एक ही ऐच्छिक कक्षा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐच्छिक कक्षा में कब भाग लेते हैं। मार्शल आर्ट क्लब ने आज दोपहर हमें मार्शल आर्ट सिखाने के लिए ग्रेड 7 के पेशेवर मार्शल कलाकार को आमंत्रित किया है। यह एक दुर्लभ अवसर है। मार्शल आर्ट क्लब में आइए। लिन फैंग ने कुछ देर तक विचार किया, लेकिन फिर भी सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आज दोपहर मार्शल आर्ट क्लब जाऊंगा। बहुत बढ़िया, चलो साथ चलते हैं। क्यू चेन बहुत खुश थी। वह लिन फैंग के साथ कैंटीन से बाहर निकली और स्कूल के मार्शल आर्ट क्लब में पहुंची। जब लिन फैंग और क्यू चेन मार्शल आर्ट क्लब में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि अंदर पहले से ही 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ये बहुत ही जीवंत था। रिंग पर एक जानी पहचानी शख्सियत थी। जब उसने लिन फैंग को देखा तो वह भी रिंग से नीचे कूद गया। भाई, तुम आज मार्शल आर्ट क्लब में क्यों आए? क्या ये सिस्टर क्यू चेन की वजह से है? बोलने वाली लिन फैंग की छोटी बहन लिन कियान थी। वह मार्शल आर्ट क्लब की सदस्य भी थी। वह सुंदर और प्यारी लग रही थी और उसके पूरे शरीर से युवा ऊर्जा झलक रही थी। को चेन के साथ वे मार्शल आर्ट क्लब की 2 देवियों के रूप में जानी जाती थीं। को चेन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। लिन फैंग मुस्कुराया और कहा, मैंने सुना है कि आज ग्रेड 7 का एक पेशेवर मार्शल कलाकार हमें निर्देश देने के लिए यहाँ है। बेशक, मुझे आकर देखना होगा। भाई, ये श्री लेई शिंग हैं, जो ग्रेड 7 के पेशेवर मार्शल कलाकार हैं। उन्हें हमारे मार्शल आर्ट क्लब ने हमें एक सत्र के लिए निर्देश देने के लिए आमंत्रित किया था। लिन कियान ने मंच पर एक लंबे और मजबूत आदमी की ओर इशारा किया। वह लेई शिंग था। हालांकि लेई शिंग अपनी आंखें बंद करके जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था। किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। आधुनिक मार्शल आर्ट का विकास तेजी से हुआ। ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक विस्तृत वर्गीकरण प्रणाली थी। ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक किसी को शौकिया मार्शल आर्टिस्ट कहा जा सकता था। कई साधारण लोग इस स्तर तक पहुंच सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वे अपने शरीर को मजबूत कर सकते थे और कुछ गुंडों से निपट सकते थे। ग्रेड 4 में पहुंचने के बाद इसे पेशेवर ग्रेड माना जाएगा। इसके अलावा ग्रेड 4 में एक कठोर संकेतक था, जो ये था कि किसी की ताकत 500 किलोग्राम तक पहुंचनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई ग्रेड 4 का पेशेवर बनना चाहता है तो उसे 500 किलोग्राम या उससे अधिक वजन उठाने की क्षमता के लिए एक परीक्षण से गुजरना होगा। ग्रेड 4 से ग्रेड 9 तक किसी को पेशेवर मार्शल आर्ट संस्थान के मूल्यांकन से गुजरना पड़ता था। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही किसी को पेशेवर मार्शल कलाकार माना जा सकता था। पेशेवर मार्शल कलाकार होने का सबसे बड़ा लाभ यह था कि वे आउटलैंड जाने के कुछ अवसरों के लिए आवेदन कर सकते थे। उदाहरण के लिए, यदि कुछ बड़ी वाणिज्यिक कंपनियां विस्तार करने के लिए आउटलैंड जाना चाहती थीं, तो उन्हें वहां जाने के लिए पेशेवर मार्शल कलाकारों की आवश्यकता थी। हालांकि आउटलैंड खतरनाक था, लेकिन यह अवसरों का भी प्रतिनिधित्व करता था। केवल पेशेवर मार्शल कलाकार ही कुछ खास काम करने के लिए आउटलैंड जाने के योग्य थे। इसलिए एक पेशेवर मार्शल कलाकार का प्रमाण पत्र काफी दुर्लभ था। कई साधारण लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद अंततः एक पेशेवर मार्शल कलाकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करते थे। फिर वे बड़ी कंपनियों में काम करने चले गए और उन्हें आउटलैंड भेज दिया गया। उनकी आय भी काफी उदार थी। पूरे मार्शल आर्ट क्लब में केवल को चेन के पास वास्तव में ग्रेड 4 प्रोफेशनल की क्षमता थी और उसने पेशेवर प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। हालांकि को चेन एक मृदुभाषी महिला थी, लेकिन वह एक पूर्ण मार्शल प्रतिभा थी। उसका सपना एक पेशेवर मार्शल कलाकार बनना था, और यहाँ तक कि एक अमानवीय विशेषज्ञ भी जो आनुवंशिक ताला तोड़ सके। ग्रेड 9 के पेशेवर से ऊपर वह अमानवीय विशेषज्ञ था जो आनुवंशिक ताला तोड़ सकता था, जो दूसरे स्तर पर होगा। यहाँ तक कि कई पेशेवर मार्शल कलाकारों ने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि वे आनुवंशिक ताला तोड़ सकते हैं और अमानवीय बन सकते हैं। लिन फैंग और मार्शल आर्ट क्लब की 2 देवियों को सुखद बातचीत में व्यस्त देखकर मार्शल आर्ट क्लब के कई सदस्य ईर्ष्यालु और जलनशील हो गए। भीड़ में मौजूद दुकियां की आंखों में एक ठंडी नजर थी। बहुत जल्दी मार्शल आर्ट क्लब में अधिक से अधिक लोग आ गए। अंत में लगभग 200 लोग आ गए। ये देखते हुए कि यह लगभग समय था, मार्शल आर्ट क्लब के अध्यक्ष को चेन भी मंच पर चले गए और जोर से घोषणा की, आज हमारे मार्शल आर्ट क्लब को श्री लेई शिंग, एक ग्रेड 7 पेशेवर मार्शल कलाकार को हमें निर्देश देने के लिए आमंत्रित करने का सम्मान मिला है। सभी आइए उनका स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेई शिंग, जो आंखें बंद करके आराम कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह धीरे से खड़ा हुआ और अपनी नजर सभी प्रशिक्षुओं पर घुमाई। आप सभी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं और आप सभी मार्शल आर्ट और मार्शल तकनीकों के बीच अंतर जानते हैं। मार्शल आर्ट शरीर को प्रशिक्षित करता है और धीरे धीरे शरीर को मजबूत कर सकता है, और वहां से ये धीरे धीरे आनुवंशिक लॉक को तोड़ सकता है, अमानवीय स्थिति को प्राप्त कर सकता है। मार्शल तकनीक ताकत लगाने की तकनीक और युद्ध के लिए तकनीक है। आज मैं मुख्य रूप से मार्शल तकनीकों पर चर्चा करूंगा। उदाहरण के तौर पर वाइल्ड बोवाइन माइट का उपयोग करूंगा। वाइल्ड बोवाइन माइट एक विशिष्ट रूप और इरादे वाली मार्शल तकनीक है, जिसका अर्थ है कि यह कुछ भयानक जानवरों की नकल करके बनाई गई एक मार्शल तकनीक है। इस मार्शल तकनीक में बहुत ताकत और शक्ति है। यह एक मार्शल तकनीक है जो तकनीकों को तोड़ने के लिए क्रूर बल का उपयोग करती है। हालांकि इसमें केवल 3 चालें हैं, लेकिन हर चाल में वाइल्ड बोवाइन का सार है। चालों को जानना सिर्फ शुरुआत है। उन्हें कुशलता से इस्तेमाल करने और हर चाल का मुकाबला करने में सक्षम होना ही प्रवीणता है। अलग अलग प्रभाव पैदा करने और अलग अलग स्थितियों से निपटने के लिए चालों का सहजता से इस्तेमाल करने में सक्षम होना ही निपुणता है। बेशक आज मैं जिस पर मुख्य रूप से चर्चा कर रहा हूं वह ये नहीं है, बल्कि सच्चा इरादा है। महारत से ऊपर सच्चा इरादा है। उदाहरण के लिए, जंगली गोजातीय शक्ति के लिए सच्चे इरादे पर महारत हासिल करने के बाद आपका पूरा अस्तित्व ऐसा महसूस करता है जैसे कि वह एक असली जंगली गोजातीय में बदल गया है। केवल तभी जंगली गोजातीय शक्ति महारत के स्तर तक पहुंच सकती है और अभूतपूर्व शक्ति के साथ फूट सकती है। लेई शिंग ने आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ बात की, मुख्य रूप से मार्शल तकनीकों के लिए सच्चे इरादे को समझने के तरीके के बारे में बात की। सच्चे इरादे को समझने से ही मार्शल तकनीक पूर्णता तक पहुंच सकती है। इसका मतलब था कि किसी ने इस मार्शल तकनीक को पूरी तरह से समझ लिया है और युद्ध में अविश्वसनीय परिणामों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। लिन फैंग ने बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि यह मार्शल तकनीक वाइल्ड बोवाइन की ताकत, वाइल्ड बोवाइन की नकल थी। उन कुछ सरल चालों का अभ्यास करने के बाद उसे लगा जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व उसमें डूब गया था और उसके शरीर के भीतर एक हल्की बेचैनी थी। ठीक है, सब लोग अपना अपना अभ्यास करो। लेई शिंग के बोलने के बाद वह एक बार फिर किनारे पर बैठ गया और फिर कुछ नहीं बोला। कुछ हद तक ठंडा और अलग थलग दिखाई दिया।
इस बीच कई लोगों ने पहली बार सच्चे इरादे के बारे में सुना और महसूस किया कि यह बहुत ही नया था। उन्होंने सभी ने अपनी चालों का अभ्यास किया। इस समय डू कियांग ने देखा कि लिन फैंग अपनी आंखें बंद करके अपनी चालों का अभ्यास कर रहा था। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया, इसलिए उसने जोर से कहा, मैंने अभी अभी वाइल्ड बोवाइन माइट का अभ्यास करके कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। क्यों न मैं कुछ सदस्यों के साथ अभ्यास करूं ताकि हर कोई वाइल्ड बोवाइन माइट को बेहतर ढंग से समझ सके। सभी ने सिर हिलाया। को चेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, खासकर जब डू कियांग की नजर समय समय पर लिन फैंग पर पड़ती थी, जिससे को चेन और भी चिंतित हो जाती थी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, डू कियांग ने जोर से चिल्लाया, लिन फैंग, मैंने देखा कि तुम्हारी चालें बुरी नहीं थी। तुम मेरे पास क्यों नहीं आती और जंगली गोजातीय शक्ति का उपयोग करके मेरे साथ मुकाबला करती हो। सभी चुप हो गए। लिन फैंग की मार्शल आर्ट क्लब में ज्यादा मौजूदगी नहीं थी और सभी जानते थे कि लिन फैंग का स्वास्थ्य खराब था और उसका शरीर बहुत कमजोर था। हालांकि को चेन लिन फैंग के बहुत करीब था। स्वाभाविक रूप से इसने डू कियांग में असंतोष पैदा किया, जो को चेन का पीछा कर रहा था। डू कियांग का ऐसा करने के पीछे एक गुप्त उद्देश्य था। डू कियांग, अगर तुम किसी के साथ मुकाबला करना चाहते हो तो मैं करूंगा। लिन कियांग तुरंत खड़ी हो गई। वह अपने भाई की बीमारी के बारे में अच्छी तरह जानती थी। वह डू कियांग को उसकी मर्जी कैसे करने दे सकती थी। को चेन भी नाराज दिख रहा था। हालांकि डू कियांग ने लिन फैंग को घूरते हुए कहा, लिन फैंग, अगर तुम्हारे पास अपनी चालों का अभ्यास करने की हिम्मत भी नहीं है तो मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का क्या मतलब है। तुम्हें जल्द से जल्द मार्शल आर्ट क्लब छोड़ देना चाहिए। डू कियांग ने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि भले ही लिन फैंग आज उसके साथ मुकाबला करने के लिए सहमत न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से लिन फैंग को शर्मिंदा करेगा। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह लिन फैंग को मार्शल आर्ट क्लब छोड़ने के लिए मजबूर कर सके। ठीक है, मैं ये करूंगा। लिन फैंग, जो जंगली गाय की शक्ति की अजीब भावना में डूबा हुआ था, उसके दिल में बेचैनी महसूस हुई जिसे तब तक शांत नहीं किया जा सकता था जब तक कि वह इसे बाहर न निकाल दे। इसलिए उसने अपनी आंखें खोली और डू कियांग की चुनौती पर सहमति जताई। भाई, अपने आप पर दबाव मत डालो, चिंता मत करो, सब ठीक है। लिन फैंग ने लिन कियांग के कंधे को थपथपाया, फिर एक कदम दर कदम अंगूठी की ओर बढ़ाया। पूरा मार्शल आर्ट क्लब बहुत शांत था। उन्हें लगा कि लिन फैंग, जो अंगूठी में प्रवेश कर रहा था, अब उसमें वह सामान्य बीमार हवा नहीं थी। डू कियांग को भी कुछ हद तक ऐसा लगा कि कुछ दंड है। हालांकि वह अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। वह ग्रेड 3 मार्शल आर्टिस्ट था और उसका शरीर एक पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट के रूप में था। क्या लिन फैंग जैसे कामजोर व्यक्ति से निराश काम आसान नहीं होगा। बहुत अच्छा, लिन फैंग, ध्यान से देखो, जंगली गाय के पैरों के निशान। ये वाइल्ड बोवेन माइट की पहली चाल थी। तुम कियांग में कुछ प्रतिभा थी। बहुत कम समय में वह पहले से ही जंगली बोवाइन माइट की चीजों का उपयोग करने में सक्षम थी। इसके अलावा वह इसे आसानी और कुशलता से कर रहा था, जैसे कि वह इससे बहुत परिचित था। हालांकि लिन फैंग की नजरों में डू कियांग द्वारा जंगली गोजातीय का पैर केवल रूप में बनाया गया था और उसमें आत्मा का अभाव था। यह मुफ्त एक मजाक था। लिन फैंग ने अपनी पुरानी सी को बंद कर लिया। वह अपने शरीर के भीतर बेचैनी महसूस कर रही थी। ये बेचैनी और भी तीव्र होती जा रही थी। अंततः उसके शरीर के भीतर ज्वालामुखी के फटने की तरह फटने लगी। डोम, लिन फैंग ने अपनी आकृति खोली। हालांकि इस समय उनकी पुरानी एक भयानक जानवर की तरह क्रूरता से भरी हुई थी। उसने स्वाभाविक रूप से एक मुक्का भी मारा। ये भी एक जंगली गोडिक का कदम था। इस समय लिन फैंग वास्तव में एक जंगली गाय में दिलचस्पी हो गई थी। एक बार जब उसने जंगली गाय के पैरों का इस्तेमाल किया तो उसने ऐसा किया जैसे उसने वास्तव में एक क्रूर जंगली गाय को अपनी ओर तेजी से बढ़ते देखा हो। बोझा, तूने कियांग के चेहरे पर बहुत ही आश्चर्य की भावना थी, मानो उसका चेहरा विकृत हो गया हो। ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर पर ट्रेन से टक्कर लग गई हो। बाहर से अंदर की ओर झटके से उसका हाथ तुरंत टूट गया, जिससे एक भंगुर क्रंच की आवाज गूंजने लगी। उसका पूरा शरीर उड़ गया और वह अंगूठी की जमीन पर जोर से गिर गई और फिर बेहोश हो गई। एक ही मुक्के से डू कियांग पराजित हो गया। इस समय मार्शल आर्ट क्लब में कभी इतनी शांति नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि अंगूठी पर खड़ा व्यक्ति आमतौर पर बीमार और कामजोर दिखने वाला होगा। भैया, तुम क्या ठीक हो? लिन फैंग, कैसा महसूस कर रहे हो? लिन कियान और क्यू चेन, दो देवियां, जल्दी से मंच पर दौड़ी और लिन फैंग से अपने हालचाल पूछा। लिन कियान की प्रतिक्रिया समझ में आई थी, लेकिन एक मूर्खतापूर्ण बात भी कही जा सकती थी कि क्यू चेन के मन में लिन फैंग के लिए सामान्य से परे भावनाएं थीं। इससे अनगिनत मार्शल आर्ट क्लब के सदस्य निराश हो गए। बेशक कई लोग ईर्ष्यालु भी थे। बेहोश उपाध्यक्ष डू कियांग को जमीन पर पड़ा देखकर क्या लिन फैंग मुसीबत में फंसे व्यक्ति की तरह लग रहा था। डू कियांग वास्तव में मुसीबत में था। जल्दी जल्दी सीनियर डू कियांग को अस्पताल भेजो। किसी ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी और जल्दी से डू कियांग को कैंपस मेडिकल सेवा में भेज दिया था। ये स्पष्ट था कि यह मार्शल आर्ट क्लब इवेंट अब और जारी नहीं रह सकता था। कोई घायल हो गया था और कोई नहीं जानता था कि और क्या हो सकता है। सूश, पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट लेई शेंग, जो पूरे समय उदासीन रहा था, उसे कुछ पता लग गया था। उसने अचानक अपना सिर उठाया और सीधे लिन फैंग को देखा। क्या तुमने जंगली गाय के असली इरादे को समझ लिया? जंगली गाय का असली इरादा क्या है? मुझे भी यकीन नहीं है। मुझे बस ऐसा लगा कि उस पल मैं एक जंगली गाय में तब्दील हो गई हूँ। लिन फैंग यह नहीं बता सका कि क्या ये सच था। हालांकि उस पल में उसे वास्तव में ऐसा लगा था कि वह एक जंगली गाय में बदल गया है। उसका दिमाग पागल और हिंसक विचारों से भरा हुआ था। अब भी वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। ये सही है, यही जंगली गाय का असली इरादा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जंगली गाय के असली इरादे को समझ पाओगे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उस मुके को पहले ही मार सकते थे। लेई शेंग ने अपना सिर हिलाया, फिर लिन फैंग को सीधे एक नाम कार्ड दिया। यह मेरा नाम कार्ड है। आप मार्शल आर्ट में बहुत प्रतिभाशाली हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप मुझे विंडसोर्स क्लब में देख सकते हैं। लिन फैंग ने नाम कार्ड रख दिया और लेई शेंग सीधे क्लब से निकल गया। लिन फैंग की बहन ने उसे किराए के अपार्टमेंट में वापस जाने में मदद की। अपनी बहन के चले जाने के बाद लिन फैंग ने जल्दी से अपने गुण पैनल की जांच की। निश्चित रूप से कौशल कॉलम में एक नया बदलाव था। कौशल, बुनियादी मुट्ठी तकनीक कुशल, निरंतर अभ्यास के माध्यम से निपुणता प्राप्त की जा सकती है। जंगली गोजातीय शक्ति महारत हासिल, जंगली गोजातीय के वास्तविक इरादे को समझना। उसने उस भावना को ध्यान से याद किया। वह स्पष्ट रूप से हिंसा की भावना महसूस कर सकता था, जैसे कि वह एक जंगली गाय में बदल गया था, खासकर जब उसने किराए के अपार्टमेंट में फिर से जंगली गाय की शक्ति का इस्तेमाल किया। ये जंगली गाय का असली इरादा था, लेकिन वह इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता था।
ऐसा लग रहा था कि नियंत्रण खोने का एहसास हो रहा था। क्या यह आनुवंशिक समलन का दुष्प्रभाव हो सकता है? लिन फैंग के पास एक परिकल्पना थी। वह जंगली गोजातीय के सच्चे इरादे को इतनी जल्दी समझ पाया, शायद इसलिए क्योंकि वह जंगली गोजातीय के जीन के साथ घुल मिल गया था। आखिरकार दूसरों के लिए जंगली गोजातीय के सच्चे इरादे को समझना बहुत मुश्किल था। जंगली गोजातीय जीन के साथ घुल मिल जाने के बाद एक खास दृष्टिकोण से वह एक सच्चा जंगली गोजातीय था। चूंकि वह एक जंगली गोजातीय था, तो क्या जंगली गोजातीय के सच्चे इरादे को समझना आसान बात नहीं होगी। मार्शल तकनीक का असली उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण था। यह एक बार में अपनी शक्ति से कई गुना अधिक शक्ति को मुक्त कर सकता है, जिससे ये युद्ध में बेहद भयानक हो जाता है। हालांकि लिन फैंग को अपने जुड़े हुए जीन के दुष्प्रभावों को भी नियंत्रित करना था। वह जंगली गोजातीय की हिंसक भावनाओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो सकता था, अन्यथा वह वास्तव में एक बेकाबू राक्षस बन सकता था। आनुवंशिक समलन के कई लाभ हो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। अन्य आनुवंशिक इच्छाओं को दबाने के लिए अत्यंत दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि लिन फैंग ने एक उपाय भी सोचा। उसने जंगली गाय की शक्ति का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जंगली गाय की शक्ति की हिंसक भावनाओं के अनुकूल होना शुरू कर दिया, ताकि धीरे धीरे उसके शरीर में जंगली गाय की बची हुई हिंसक भावनाओं को कम किया जा सके। अल्पविराम। अगला दिन सप्ताहांत था। लिन फैंग और लिन कियान की सप्ताहांत पर ज्यादा कक्षाएं नहीं होती थीं। सामान्य परिस्थितियों में वे घर चले जाते थे। सुबह सुबह लिन कियान उसे खोजने के लिए लिन फैंग के किराए के अपार्टमेंट में आई। कल लिन फैंग ने डू कियांग को रिंग में हरा दिया था। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था, खासकर लिन कियान के लिए, जो जानती थी कि लिन फैंग को एक अजीब बीमारी है। वह वास्तव में बहुत चिंतित थी। भाई, क्या तुम सचमुच ठीक हो? बेशक मैं ठीक हूँ, अन्यथा मैं डू कियांग को कैसे हरा सकता था? लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस प्राप्त करने और जंगली गोजातीय के जीन के साथ जुड़ने के बाद उसे हर दिन अटूट शक्ति मिलती दिख रही थी, इसलिए उसका मूड भी अधिक शांत हो गया। मैं पूछना भूल गया, तुमने कल डू कियांग को कैसे हराया? लिन कियान बहुत उत्सुक थी, लेकिन वह कल लिन फैंग के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने नहीं पूछा। लिन फैंग ने सोचा, उसे अपने परिवार को जल्द या बाद में इसके बारे में बताना होगा, लेकिन वह उन्हें जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस के बारे में नहीं बता सकता था। इसलिए लिन फैंग ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे हाल ही में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में कुछ सफलता मिली है और मुझे कई संदेह भी हैं। जब हम घर पहुंचेंगे तो मुझे पूरी तरह से जांच करवानी होगी। हाँ, ये सही है। जल्दी से घर जाओ और विस्तृत जांच करवाओ। सुनिश्चित करो कि तुम्हारे स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लिन कियान भी थोड़ी चिंतित थी, इसलिए वह लिन फैंग के साथ स्कूल से निकल गई। स्कूल के बाहर एक शानदार काली कार पहले से ही इंतजार कर रही थी। ये कार लिन फैंग के माता पिता द्वारा विशेष रूप से सप्ताहांत के दौरान लिन फैंग और लिन कियान को घर ले जाने के लिए भेजी गई थी। लिन फैंग कार में बैठ गया और कार धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की के बाहर के नजारे को देखते हुए वह धीरे धीरे शांत हो गया। वास्तव में वह अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। उसे यकीन नहीं था कि उसकी अजीब बीमारी वास्तव में जुड़े हुए जीन से ठीक हो सकती है। कुछ ही देर बाद कार धीरे धीरे एक आलीशान विला क्षेत्र में चली गई और एक विला के सामने रुकी। लिन फैंग और लिन कियान कार से बाहर निकले और सीधे विला में प्रवेश किया। माता पिता। विला में प्रवेश करते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए था। वह बहुत ही सभ्य दिख रहा था। ये लिन फैंग और लिन कियान के पिता लिन जियोंग थे। लिन जियोंग ने लिन कॉर्पोरेशन की शुरुआत की थी। ये सेंट्रल सी में सबसे शक्तिशाली निगमों में से एक था। उन्हें एक बिजनेस किंगपिन माना जा सकता है। उनकी मां लुओ शियुटिंग भी एक मशहूर फैशन डिजाइनर थी। उन्होंने एक फैशन कॉर्पोरेशन की स्थापना की, लेकिन बाद में लिन कॉर्पोरेशन में शामिल हो गईं, जहां वे अभी भी मुख्य फैशन सलाहकार थीं। ऐसे परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। इस कारण से, हालांकि लिन फैंग को एक अजीब बीमारी थी, फिर भी वह अब तक जीवित और स्वस्थ था। हर सप्ताहांत लिन जियोंग और लुओ शियुटिंग अपने व्यस्त काम को एक तरफ रखकर अपने बेटे लिन फैंग के साथ सप्ताहांत बिताने के लिए घर चले जाते थे। वे दोनों जानते थे कि लिन फैंग के दिन गिने चुने रह गए हैं। 9VL/C0 मीटर पर नई कहानियों के लिए क्लिक करें। पापा, मम्मी, जल्दी से डॉक्टर लियू को बुलाओ और तीसरे भाई की जांच करवाओ। लिन कियान ने घर पहुंचते ही उत्सुकता से कहा। लिन फैंग को क्या हुआ? लिन जियोंग और लुओ शियुटिंग तुरंत चिंतित हो गए। वे जानते थे कि उनके बेटे की अजीब बीमारी कभी भी अप्रत्याशित रूप ले सकती है। इसलिए उनके परिवार ने विशेष रूप से एक पेशेवर चिकित्सा कक्ष भी बनवाया था, जिसमें एक विशेषज्ञ डॉक्टर था जो किसी भी समय उनके बेटे की जांच कर सकता था। लिन कियान ने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। श्री और श्रीमती लिन अविश्वास और चिंता में एक दूसरे को देखने लगे। फैंगर, तुम मार्शल आर्ट में इतने अच्छे कब हो गए? क्या तुम्हारे शरीर में कुछ गड़बड़ है? मैं डॉक्टर लियू को मेडिकल रूम में बुलाकर तुम्हारी जांच करवाता हूँ। परिवार को चिंता होने लगी। पापा, माँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वैसे क्या बड़ा भाई वापस नहीं आया? तुम्हारा भाई काम में व्यस्त है। वह इतनी बड़ी कंपनी का प्रभारी है। लिन शियोंग ने सहजता से समझाया। लिन परिवार में कुल 3 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़े बेटे लिन योंग को लिन शियोंग ने कंपनी का उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार किया था और वह हमेशा कंपनी में लिन शियोंग की सहायता करता रहा था। दूसरा बेटा लिन हाई पहले ही सेना में भर्ती हो चुका था और लेफ्टिनेंट कर्नल था। एक जनरल ने उसकी प्रतिभा की बहुत सराहना की और माना जा सकता है कि उसने सेना में अपनी जड़ें जमा ली थीं। वह अपने माता पिता का भी गौरव था। तीसरा बेटा लिन फैंग था और चौथी बेटी लिन कियान थी। लिन परिवार में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी संतान लिन परिवार का गौरव थी। हालांकि लिन कियान अभी भी छोटी थी, लेकिन उसमें मार्शल आर्ट की जन्मजात प्रतिभा थी। ये बहुत संभव था कि वह भविष्य में एक पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट बने। लिन परिवार के समर्थन से वह भी महान कार्य कर सकती थी। लिन फैंग को बचपन से ही एक अजीब बीमारी थी। हालांकि उसे पूरा परिवार प्यार करता था, लेकिन वे उसकी अजीब बीमारी के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। अब मिस्टर और मिसेज लिन को बस यही उम्मीद थी कि लिन फैंग अपनी जिंदगी के बचे हुए कुछ साल खुशी से जी सके। डॉक्टर लियू कॉल प्राप्त करने के तुरंत बाद पहुंचे। उन्होंने लिन फैंग की एक साधारण जांच की, लेकिन वह अभी भी कुछ अनिश्चित था। यंग मास्टर फैंग को मेडिकल रूम में भेजें और पूरी जांच करें। इस प्रकार पूरे परिवार ने लिन फैंग को चिकित्सा कक्ष में भेज दिया। इस चिकित्सा कक्ष में उपकरण व्यवहारिक रूप से सबसे उन्नत थे। अकेले इस चिकित्सा कक्ष को बनाने में ही करोड़ों की लागत आई। केवल लिन परिवार जैसा धनी परिवार ही लिन फैंग के इलाज के लिए विशेष रूप से चिकित्सा कक्ष बनवा सकता था। लिन फैंग भी बहुत चिंतित हुआ था।
हालांकि वह जंगली गाय के जीन के साथ घुल मिल गई थी और पहले से कहीं ज्यादा जीवित महसूस कर रही थी, लेकिन उसे अपनी उस अजीब बीमारी के बारे में भरोसा नहीं था जो उसे बचपन से ही थी। जैसे जैसे एक एक करके परीक्षण किए गए, डॉक्टर लियू की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। ये देखकर परिवार भी परेशान हो गया। डॉक्टर लियू, क्या कुछ झलक है? लिन जियोन और लुओ जियोटिंग बहुत घबराए हुए थे क्योंकि वे डॉक्टर लियू के हाव भाव को देख रहे थे। डॉक्टर लियू ने रिपोर्ट के नीचे रख दी और अजीब भाव से कहा, कुछ ठीक नहीं है। कुछ तो निश्चित रूप से ठीक नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार यंग मास्टर फैंग के अंग अभी भी काम करना बंद कर रहे हैं और कुछ भी बदला नहीं है। हालांकि यंग मास्टर फैंग के शरीर में बहुत बदलाव आया है, खासकर उनकी कोशिकाओं में। वे ऊर्जा से भरी हुई लगती हैं। ये वास्तव में असामान्य है। डॉक्टर लियू कुछ कहना चाहते थे लेकिन झिझक रहे थे। उन्होंने बहुत देर तक बात की और कई पेशेवर शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे वे चल पड़े। लेकिन डॉक्टर लियू के विस्तृत स्पष्टीकरण से सभी को समझ में आ गया। लिन फैंग अपनी बीमारी से उबर नहीं पाया था और उसके अंग अभी भी काम करना बंद कर रहे थे। हालांकि लिन फैंग का शरीर इस समय किसी भी व्यक्ति के शरीर जैसा नहीं था। उसकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय थीं और उसका पूरा शरीर शक्ति से भरा हुआ था। ये सरल शब्दों में कहें तो वर्तमान लिन फैंग बहुत शक्तिशाली था। यह आपके आप में सही नहीं था। लिन फैंग गंभीर रूप से बीमार था। पहले उसका शरीर बहुत कमजोर था और उसकी तुलना में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अब उसका शरीर मोटे से कई गुना अधिक मजबूत था। डॉक्टर लियू को कैसे भ्रम नहीं हुआ? लिन जियोनग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, डॉक्टर लियू, क्या इसका मतलब यह है कि फैंगर की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत है जो सामान्य ज्ञान के खिलाफ है? ओह, ये सच है। यही कारण था कि डॉक्टर लियू झिझकते रहे और कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके। ऐसा नहीं है कि वे कह सकते थे कि लिन फैंग स्वभाव से बहुत बीमार था और संभवतः उसका शरीर इतना मजबूत था। डॉक्टर लियू, क्या होगा अगर फैंगर को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में कुछ सफलता मिल जाए? मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में सफलता? अगर ऐसा है तो यह वास्तव में हो सकता है। डॉक्टर लियू थोड़ा हैरान हो गए। उन्होंने इस संभावना के बारे में सोचा और तुरंत समझ गए। लिन परिवार शक्तिशाली था। संभवतः उन्होंने लिन फैंग की मार्शल आर्ट को छलांग और सीमा से आगे बढ़ाने का एक तरीका खोज लिया है। यह असंभव नहीं था। ठीक है डॉक्टर लियू, आने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर लियू को विदा करने के बाद पूरा परिवार लिन फैंग के उत्साहपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुआ। हालांकि उसके परिवार ने उससे नहीं पूछा, लेकिन लिन फैंग ने उसे स्थापित करने की पहल की। हाल ही में मैंने वास्तव में मार्शल आर्ट के बारे में कुछ जानकारी हासिल की है। मुझे लगता है कि मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है और मेरे पास हर दिन पर्याप्त ऊर्जा है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई मरी नहीं हूँ। हालांकि लिन फैंग को पता था कि यह मूल एक भ्रम था। वह अभी भी एक गंभीर रूप से बीमार मरीज थी और ऐसी कोई दवा नहीं थी जो उसे ठीक कर सके। ऐसा लग रहा था कि जंगली गॉस्पेल जीन के साथ विलय करके उसकी अजीब बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता था। हालांकि जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस की उपस्थिति ने लिन फैंग की मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की उम्मीद को फिर से जगा दिया था। जब तक वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है और जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस पर भरोसा कर सकता है, वह खुद को कदम दर कदम बेहतर बनाने में सक्षम होगा। वह जेनेटिक लॉक को तोड़ने और अमानवीय बनने में भी सक्षम हो सकता है। फिर उसकी अजीब बीमारी स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगी। उसके पास अभी भी 3 साल थे। जेनेटिक लॉक को तोड़ने और अमानवीय बनने के लिए 3 साल। लिन फैंग को नहीं पता था कि क्या किसी ने पहले ऐसा किया था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल इसे हासिल करने की पूरी कोशिश कर सकता था। लिन शियोंग के होठों के कोनों पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसने लिन फैंग को गहराई से देखा और कहा, फैंग बेशक यह अच्छी बात है कि तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते हो। अतीत में तुमने मार्शल आर्ट में कभी कोई प्रगति नहीं की है। अब तुम्हें आखिरकार इसमें कुछ सफलता मिली है। तुम्हारी माँ और मैं मार्शल आर्ट के तुम्हारे अभ्यास का पूरा समर्थन करते हैं। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट के अभ्यास के लिए किसी चीज की जरूरत है तो बस अपने परिवार को बता दो। हम तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। शायद लिन जियोनग ने भी अनुमान लगाया था कि लिन फैंग की मार्शल आर्ट में अचानक उन्नति के अन्य कारण भी थे, लेकिन उसे वास्तव में परवाह नहीं थी। उसे केवल लिन फैंग की परवाह थी। जब तक लिन फैंग खुश रहेगा, वह उसका पूरा समर्थन करेगा। आखिरकार शायद लिन फैंग के पास केवल 3 साल बचे थे। जहां तक जेनेटिक लॉक को तोड़ने और 3 साल में अमानवीय स्तर प्राप्त करने की बात है, लिन जियोनग ने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। अगर जेनेटिक लॉक को तोड़ना इतना आसान होता तो अमानवीय विशेषज्ञ हर जगह मौजूद होते। श्री और श्रीमती लिन ने लिन फैंग को चिकित्सा कक्ष में आराम करने से पहले कुछ और समय के लिए निर्देश दिया। चिकित्सा कक्ष में सबसे अच्छे स्वास्थ्य लाभ उपकरण थे। हर बार जब लिन फैंग अस्वस्थ महसूस करता था तो वह चिकित्सा कक्ष में आराम करता था। ये देखकर कि उसके माता पिता मेडिकल रूम से चले गए हैं, लिन फैंग बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी बाहें हिलाईं, उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया। घर लौटने के बाद की इस जांच ने उसे अपनी शारीरिक स्थिति को भी पूरी तरह से समझने का मौका दिया था। सामान्य जांच से उसकी आनुवंशिक स्थितियों का पता नहीं चल पाता। वास्तव में उसके जीन पहले से ही जंगली गोजातीय जीन के साथ जुड़ चुके थे, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक फिटनेस में भारी वृद्धि हुई। हालांकि जंगली गोजातीय जीन अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। चिकित्सा कक्ष में उच्च श्रेणी के पोषक घोल की एक बड़ी मात्रा थी। लिन फैंग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कम से कम समय में जंगली गोजातीय जीन को पूरी तरह से विकसित किया। इसलिए लिन फैंग ने पोषक तत्वों के घोल को सीधे इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। 1 शॉट, 2 शॉट, 3 शॉट। लिन फैंग ने लगातार पोषक तत्वों के घोल के 5 इंजेक्शन लगाए। उसे लगा कि उसका शरीर बहुत प्यासा लग रहा था, जो पोषक तत्वों के घोल से पोषक तत्वों को बेतहाशा अवशोषित कर रहा था। यहाँ तक कि उसका अपेक्षाकृत दुबला शरीर भी धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। बेशक ये केवल एक छोटा सा बदलाव था। एक बार जब उसने अपने कपड़े पहन लिए तो ये बताना असंभव था। हालांकि लिन फैंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में जबरदस्त परिवर्तन हुआ था। अतीत में जब भी उसे पोषक तत्वों के घोल का इंजेक्शन लगाया जाता था तो लिन फैंग गहरी नींद में चला जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर था और पोषण को सहन नहीं कर सकता था। इसलिए उसका शरीर गहरी नींद में गिरकर खुद को बचाता था। हालांकि लिन फैंग की वर्तमान काया एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में लगभग 4 गुना थी, इसलिए उसके शरीर को बहुत मजबूत माना जा सकता था। 5 उच्च श्रेणी के पोषक तत्वों के घोल का इंजेक्शन लगाने के बाद भी उसे केवल थोड़ा फूला हुआ महसूस हुआ, लेकिन तुरंत नींद नहीं आई। 1 घंटे बाद लिन फैंग ने अपनी आंखें खोलीं। एक विचार के साथ उसकी कलाई पर आनुवंशिक समलन उपकरण तुरंत दिखाई दिया।
इसने लिन फैंग पर विभिन्न वर्तमान डेटा के साथ एक होलोग्राम प्रक्षेपित किया। शारीरिक बनावट 8.41, ताकत 8.18, चपलता 6.56, कौशल बुनियादी मुट्ठी तकनीक कुशल निरंतर अभ्यास के माध्यम से निपुणता प्राप्त की जा सकती है। जंगली गोजातीय शक्ति महारत हासिल जंगली गोजातीय के वास्तविक इरादे को समझना। आनुवंशिक समलन जंगली गोजातीय जीन 100% समलन पूर्ण समलन। आनुवंशिक क्षमता 6%। लिन फैंग के शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। उसकी शारीरिक बनावट और ताकत एक सामान्य वयस्क से लगभग 8 गुना और चपलता 6 गुना बढ़ गई थी। ये किस तरह का सुधार था? सिर्फ 2 या 3 दिनों में लिन फैंग की काया में गुणात्मक रूप से लगभग सुधार आ गया था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। ऐसी काया एक उच्च स्तरीय पेशेवर मार्शल कलाकार के बराबर थी। लिन फैंग अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए चिकित्सा कक्ष में उपकरण के पास आया। हालांकि उसका शारीरिक डेटा बहुत प्रभावशाली था, लेकिन ये केवल डेटा का एक सेट था। वह व्यक्तिगत रूप से ये भी देखना चाहता था कि अब वह कितना मजबूत है। इस प्रकार उसने एक गहरी सांस ली और थोड़ा नीचे झुका। फिर उसने अपनी पीठ सीधी की और अपनी सारी ताकत अपनी दाहिनी मुट्ठी में इकट्ठी की। उसने यंत्र पर जोर से मुक्का मारा। टकराना, एक दबी हुई आवाज आई। लिन फैंग ने जल्दी से यंत्र पर लिखे नंबरों को देखा। 895 किलोग्राम, ये 900 किलोग्राम के करीब ताकत थी। यहाँ तक कि लिन फैंग भी चौंक गया। दरअसल जब उसने देखा कि उसकी काया और ताकत एक सामान्य व्यक्ति से 8 गुना से भी ज्यादा थी, तो उसे कुछ अनुमान हुआ। आम वयस्क केवल 100 किलोग्राम ताकत ही लगा सकते हैं। लिन फैंग की मौजूदा काया के साथ उसके लिए लगभग 900 किलोग्राम ताकत लगाना काफी सामान्य था। पेशेवर मार्शल कलाकारों यानी ग्रेड 4 मार्शल कलाकारों के लिए सख्त मानक 500 किलोग्राम ताकत थी। सिर्फ इसी बिंदु के आधार पर लिन फैंग उस मानक से लगभग 2 गुने तक पहुंच गया था। हालांकि ये लिन फैंग की सबसे मजबूत स्थिति नहीं थी। मार्शल आर्टिस्ट निश्चित रूप से मार्शल तकनीक जानते होंगे। अभी लिन फैंग ने केवल एक साधारण हमला किया था। उसने किसी भी मार्शल तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए लिन फैंग ने एक बार फिर गहरी सांस ली। एक हिंसक जंगली गाय की छवि उसके दिमाग में धीरे धीरे उभरी। इस पल लिन फैंग को लगा जैसे वह एक जंगली गाय में बदल गया हो। जंगली गाय की ताकत, टकराना, इस बार शोर पहले से भी ज्यादा तेज था। यहाँ तक कि शक्ति यंत्र भी हिल रहा था। इसके बाद शक्ति यंत्र ने एक संख्या प्रदर्शित की, 1920 किलोग्राम। हिस, लिन फैंग ने ठंडी हवा में सांस ली। 1920 किलोग्राम वजन लगभग 2 गुना ताकत था। जंगली गोजातीय ताकत वास्तव में उसकी ताकत को 2 गुना कर सकती थी। यह अविश्वसनीय था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मार्शल आर्ट क्लब में एक मुक्का मारकर काफी मजबूत दुखियां को बेहोश कर सकता था। बेशक मार्शल तकनीकों का अभ्यास करते समय आम लोग निश्चित रूप से इतने मजबूत नहीं होंगे। हालांकि लिन फैंग जंगली गोजातीय के जीन के साथ जुड़ गया था और गलती से जंगली गोजातीय के सच्चे इरादे को समझ गया था। जंगली गोजातीय की शक्ति जिसका उसने इस्तेमाल किया वह स्वाभाविक रूप से बहुत अलग थी। फैंग को नहीं पता था कि 1920 किलोग्राम की ताकत के साथ वह किस स्तर पर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पेशेवर मूल्यांकन में 500 किलोग्राम के सख्त मानक के अलावा ग्रेड प्लेसमेंट के दौरान एक वास्तविक मुकाबला मूल्यांकन भी था। ये वास्तविक युद्ध का परीक्षण था और डेटा पर कोई और परीक्षण नहीं होगा। कुछ लोग भले ही बहुत ताकतवर न हो, लेकिन वे बहुत तेज थे और फिर भी अपने विरोधियों से मुकाबला कर सकते थे। मार्शल दुनिया में कमजोर लोगों द्वारा ताकतवर लोगों को हराने के अनगिनत उदाहरण हैं। लिन फैंग ने पहले कभी पेशेवर मार्शल कलाकारों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की थी, इसलिए वह अपने मन में केवल एक मोटा निर्णय ही ले सकता था। वर्तमान में वह ग्रेड 7 मार्शल कलाकार से कमतर नहीं होना चाहिए और शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली हो। लिन फैंग ने बहुत कम समय में छलांग और सीमा से सुधार किया था और एक उच्च स्तरीय पेशेवर मार्शल कलाकार बन गया था। यह एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन लिन फैंग जानता था कि यह कोई सपना नहीं था। यह आनुवंशिक समलन उपकरण द्वारा लाया गया परिवर्तन था। जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस अभी भी अन्य जीन के साथ फ्यूज करना जारी रख सकता है। हालांकि जेनेटिक क्षमता वर्तमान में केवल 6% तक पहुंच गई है। केवल सबसे उपयुक्त जीन को ही फ्यूज किया जाना चाहिए। इसके लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। ये सबसे अच्छा है अगर कुछ मार्शल तकनीकों को चुनना संभव हो जो इसके अनुरूप हो और मैं मार्शल के वास्तविक इरादे को समझ सकता हूं। लिन फैंग ने भविष्य में आनुवंशिक समलन की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। उसकी आनुवंशिक क्षमता अभी भी बहुत बड़ी थी और वह कई जीनों को जोड़ सकता था, लेकिन उसे जीनों को लापरवाही से नहीं जोड़ना चाहिए था। उदाहरण के लिए बिल्ली के बच्चे या पिल्ले के जीन को जोड़ने का क्या फायदा था? यह आनुवंशिक क्षमता की बर्बादी होगी। इसके अलावा चून की कुछ जीन के साथ फ्यूजन करने से वह मार्शल के सच्चे इरादे को समझ सकता था, इसलिए दोनों का मिलान स्वाभाविक रूप से अधिक आदर्श होगा। इसके लिए धीरे धीरे चुनाव करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता थी। लिन फैंग जल्दी में नहीं था। जीन फ्यूजन डिवाइस के साथ वह सामान्य मार्शल कलाकारों के लिए अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के समय को कम कर सकता था। कुछ ही दिनों में वह ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकता था जिन्हें प्राप्त करने में सामान्य मार्शल कलाकारों को कुछ साल या यहाँ तक कि 1 दर्जन साल लग जाते थे। यही कारण था कि लिन फैंग को समलन के लिए जीन का चयन सावधानी से करना पड़ा। अल्पविराम, रात के खाने के बाद लिन कियान ने लिन फैंग को जादुई यंत्र में खींच लिया और रहस्यमय तरीके से कहा, भाई क्या तुम आज रात ठीक हो? आज शहर में एक फैशन प्रदर्शनी है, मेरे साथ आओ। लिन फैंग ने लिन कियान की ओर देखा और अचानक पूछा, मुझे बताओ तुम्हारे अलावा और कौन आ रहा है? वहाँ सिस्टर क्यू चेन भी हैं। लिन कियान ने कहा था कि वह इसे लिन फैंग से छिपा नहीं सकती, इसलिए उसने इसे खुले तौर पर स्वीकार कर लिया। बताओ, ये तुम्हारा विचार था या क्यू चेन का? भाई क्या तुम नहीं जानते कि सिस्टर क्यू चेन क्या चाहती है? यह मेरा विचार था, लेकिन सिस्टर क्यू चेन ने इस पर सहमति जताई। भाई एक बार मेरे साथ चलो, मैंने पहले ही सिस्टर क्यू चेन से वादा किया था कि तुम जरूर आओगे। लिन फैंग चुप हो गया। उसे कैसे पता नहीं था कि वो चेन के मन में उसके लिए भावनाएं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी अजीब बीमारी के कारण वह जीने के लिए सिर्फ 3 साल तक जीवित रही और वह किसी भी भावना को जगाना नहीं चाहती थी। अन्यथा 3 साल बीत जाने के बाद ये केवल अंतहीन दुख और दर्द ही होगा। लिन कियान, उसकी मेरी हालत पता होनी चाहिए। वह चेन और मेरे लिए यह असंभव है। भाई तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम्हारी परिस्थिति चाहे जो भी हो, खुश रहना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, मैं मान लूंगा कि तुम सहमत हो गए हो। मैं सबसे पहले बहन क्यू चेन को लेने जाऊंगा। जब समय आएगा हम प्रदर्शनी में साथ जाने से पहले शहर के उत्तर में स्टारलाइट कैफे में मिलेंगे। नो VAINS ओप से अपडेट किया गया।
इसके साथ ही लिन qian मुची और चली गई, इस बात की परवाह किए बिना कि लिन फैंग सहमत है या नहीं। लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर भी वह अपने कपड़े बदलने के लिए वापस चली गई। वह घर पर कार में सवार हुआ और शहर के उत्तर में स्टारलाइट कैफे की ओर चल पड़ा। स्टारलाइट कैफे में लिन फैंग खिड़की के पास अकेले बैठे थे। उन्होंने एक कप कॉफी मंगवाए और कैफे में मधुर संगीत सुना। उन्होंने खिड़की से बाहर लोगों की अंतहीन भीड़ को देखा और उनका दिल आश्चर्यजनक रूप से शांत था। पिछले कुछ सालों में लिन फैंग बहुत कम बाहर जाता था। उसे खुद भी ऐसा नहीं लगता था कि वह अलग-थलग और असामाजिक हो गया है। अब कैफे में बैठकर उसका मूड अलग था। शायद ये भी उसके दिल में बसी उम्मीद से ही जुड़ा था। एक बार जब इंसान में उम्मीद जग जाती है तो उसे सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। आधे घंटे तक कैफे में बैठने के बाद लिन फैंग का फोन बजा। यह उसकी बहन लिन qian का फोन था। लिन qian, तुम कहाँ हो? भाई, बहन क्यू चेन और मैं अभी छात्रावास से बाहर निकले हैं। वडू qian वाकई परेशान करने वाला है। उसने बहन क्यू चेन को छात्रावास के बाहर ही रोक दिया और उसे परेशान किया। क्या तुम लोग ठीक हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं आऊं? कोई जरूरत नहीं, बहन क्यू चेन इसे संभाल सकती है। भाई, थोड़ी देर रुको, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। फोन रखने के बाद लिन फैंग अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और कैफे में सफेद पोशाक वाली लड़की द्वारा बजाए जा रहे पियानो संगीत को सुनने पर ध्यान केंद्रित किया। सर, आपकी कॉफी ठंडी हो गई है। क्या आपको एक और कप चाहिए? आधे घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद कैफे का वेटर आया और लिन फैंग से पूछताछ की। लिन फैंग की मेज पर रखी कॉफी पहले से ही ठंडी थी, लेकिन उसने एक भी घूंट नहीं पिया। एक और कप, लिन फैंग ने भौहें सिकोड़ी। लिन qian और क्यू चेन अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? उसने अपना फोन निकाला और लिन qian का नंबर डायल किया। क्षमा करें, आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद है। बंद किया। लिन फैंग को थोड़ा अजीब लगा। उसकी बहन शायद ही कभी अपना फोन बंद करती हो। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो? लिन फैंग ने कुछ देर सोचा और आखिरकार क्यू चेन का नंबर निकाला। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार उसने डायल कर दिया। क्षमा करें, आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद है। बंद नंबरों के लिए एक ही बीप ने लिन फैंग को सचेत कर दिया। इस तथ्य के बारे में कुछ गड़बड़ थी कि लिन qian और क्यू चेन दोनों ने एक ही समय में अपने फोन बंद कर दिए थे। अगर यह एक संयोग था तो यह बहुत ही संयोग था। लिन qian के साथ बातचीत में लिन फैंग ने लिन qian को डू qian द्वारा क्यू चेन को परेशान करने का जिक्र करते सुना था। क्या कुछ हुआ होगा? ये सोचकर लिन फैंग अब कैफे में इंतजार करने के मूड में नहीं था। उसने ड्राइवर से सीधे सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी भेजने को कहा। जल्द ही लिन फैंग सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी पहुंच गया। स्कूल के प्रवेश द्वार पर लिन फैंग ने लाल स्पोर्ट्स कार देखी जिसे उसकी बहन लिन qian ने सड़क के किनारे पार्क किया था। कार अभी भी यहीं है। बहुत समय हो गया। असंभव। लिन फैंग तुरंत घबरा गया। उसने डू qian के बारे में सोचा और तुरंत डू qian के छात्रावास की ओर भागा। अल्पविराम। सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी के लड़कों के छात्रावास में डू qian के सहपाठी काफी उलझन में थे। क्या डू qian आज क्यू चेन से अपनी गलती स्वीकार करने नहीं गया था? वह इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? इसके अलावा डू qian का चेहरा पीला पड़ गया था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। यह एक बहुत ही अजीब दृश्य था। हालांकि उसके छात्रावास के साथियों ने उससे नहीं पूछा। वह घमंडी और असामाजिक था। छात्रावास में दूसरों के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं था और वह मूल रूप से अकेली थी। ऐसा लगता है कि डू qian का कबूलनामा विफल हो गया होगा। वे उसे तब भड़काने वाले नहीं थे जब वह बुरे मूड में था। वास्तव में हर कोई डू qian की शासन के बारे में जानता था। डू qian मार्शल आर्ट क्लब की दो देवियों में से एक क्यू चेन का पीछा कर रहा था। क्यू चेन को डू qian की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि एक मूर्खतापूर्ण बात भी ज्ञात होगी कि क्यू चेन के मन में लिन फैंग के लिए भावनाएं थी जो जीव विज्ञान में प्रमुख थी। अब डू qian को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर करने हेतु अनुकूल परिणाम कैसे हो सकता है? डू qian बिना कुछ बोले बिस्तर पर बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ा था और उसके होंठ भी नीले पड़े थे। कुछ बड़ा हुआ था। डू qian परेशान या पछतावा नहीं कर रहा था। वह केवल डर रहा था। नए उपन्यास के अध्याय 9 वेल बिन को पर प्रकाशित हुए हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओपिंग इतना पागल होगा। शुरुआत में डू qian आज क्यू चेन के सामने अपनी गलती कबूल करने वाला था। वह अपने एक बदनाम दोस्त झाओपिंग को भी साथ लेकर आया था। अंततः युवा मास्टर झाओ अपने दोस्तों में सबसे प्रभावशाली थे और झाओपिंग भी लिंकन का पीछा कर रहे थे। इसलिए डू qian क्यू चेन के छात्रावास में उसके प्रति अपने प्यार को कबूल करने गया। हालांकि क्यू चेन के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था और उसने उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। इससे दुखद महसूस हुआ। आखिरकार वहां बहुत सारे लोग देख रहे थे। जो चेन और लिन qian के हॉस्टल से चले जाने के बाद झाओपिंग ने सुझाव दिया कि वे जो चेन और लिन qian को पकड़ लें और साथ में दिल खोलकर मौज मस्ती करें। डू qian ने सोचा कि झाओपिंग मजाक कर रहा है। हालांकि स्कूल के बाहर झाओपिंग ने वास्तव में अपने अंगरक्षकों को लिन किया और क्यू चेन को पकड़ने का आदेश दिया। तुम वाकई डरे हुए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना पागल हो जाएगा और वास्तव में ऐसा करेगा। अगर चेन को भूल जाओ तो वह व्यक्ति वही था जिसे तुम जानते थे कि वह अपमान नहीं कर सकता था। भले ही वह लिन फैंग से ईर्ष्या करता हुआ लग रहा था, लेकिन वह लिन परिवार के प्रभाव के बारे में जानता था। वह झाओपिंग के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? इसलिए डू qian ने झाओपिंग के साथ रहने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से अपने छात्रावास में लौट आई, लेकिन वह अभी भी बहुत डरी हुई थी। अंततः ये घटना उसके कारण से शुरू हुई। अगर कुछ हुआ तो झाओपिंग की असामान्य स्थिति उसे बचा सकती है, लेकिन ऐसा करना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? डू qian की झलकियां नीचे थीं। ये पहली बार था जब उसने खुद को इतना दर्द महसूस किया था। टकराना। अचानक आवाज का दरवाजा लातमार खुल गया। लिन फैंग की राह पर नजर कमरे में घूमी और तुरंत पीले चेहरे वाले डू qian को पकड़ लिया। उसने डू qian को पकड़ लिया और ठंडे स्वर में पूछा, डू qian, मेरी बहन और क्यू चेन कहाँ हैं? हालांकि डू qian डर गया था, लेकिन लिन फैंग को देखकर वह क्रोधित हो गया। इसलिए वह ठंडी हंसी हंसा। मुझे कैसे पता चलेगा कि वे कहाँ हैं? तुम मुझे नहीं बताओगे? लिन फैंग ने डू qian पर अपनी सांसें बर्बाद नहीं की। उसने डू qian के चेहरे पर मुक्का मारा। डू qian के मुंह में खून भर गया और उसके कुछ दांत टूट गए। इसके अलावा लिन फैंग के शरीर पर आभा बेहद भयानक थी, जैसे किसी जंगली भयानक जानवर की। यहाँ तक कि छात्रावास में मौजूद अन्य लोग भी सर्दियों में सिकाडा की तरह चुप थे, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बताओ, वे कहाँ हैं? लिन फैंग की आवाज बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी कि वह डरावनी थी। डू qian को लगा जैसे वह बर्फ के तहखाने में गिर गया हो।
लिन फैंग की निगाहें जान लेने में सक्षम लग रही थीं। डू की आंख आखिरकार टूट गया। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लिन फैंग, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये झाओ पिंग है, वह तुम्हारी बहन लिन कियान का पीछा कर रहा है, लेकिन लिन कियान ने उसे कभी मौका नहीं दिया। अपने गुस्से में झाओ पिंग ने आज लिन कियान को पकड़ लिया। उसने क्यू चेन को भी पकड़ लिया। जल्दी करो और उन्हें बचाओ। ये सुनकर कि लिन कियान और को चेन को पकड़ लिया गया है, लिन फैंग ने चाहा कि वह डू की आंख को मार सके। हालांकि उसने अपना आपा नहीं खोया और पूछना जारी रखा, झाओ पिंग कौन है? झाओ पिंग आपकी बहन लिन कियान के समान ही कक्षा में है। मैंने सुना है कि उसका परिवार बहुत शक्तिशाली है और वह ऐसी चीजें करता है जो नियम विरुद्ध होती हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आपकी बहन और क्यू चेन को पकड़ने के लिए इतना साहसी होगा। झाओ पिंग कहाँ गया? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे झाओ पिंग की लाइसेंस प्लेट नंबर पता है। डू की आंख सच में डर गया था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। लिन फैंग ने डू की आंख को जमीन पर पटक दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ा। चाहे डू की आंख इसमें शामिल हो या ना हो, अगर उसकी बहन लिन कियान और क्यू चेन को कुछ हुआ तो वह डू की आंख को जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देगा। लिन फैंग ने स्कूल छोड़ दिया। वह जानता था कि यह मामला बहुत बड़ा था और वह सिर्फ अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसकी बहन खतरे में थी, इसलिए उसे अपने परिवार की शक्ति पर भरोसा करना पड़ा। इसलिए उसने तुरंत अपने पिता लिन जियोनग को फोन किया। पिताजी, कुछ हुआ है। मेरी बहन को ले जाया गया है। अपहरणकर्ता का नाम झाओ पिंग है। वह मेरी बहन का सहपाठी है। आप उसकी पृष्ठभूमि की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे झाओ पिंग का लाइसेंस प्लेट नंबर भी पता है। जल्दी से किसी को झाओ पिंग की कार का पता लगाने के लिए भेजो। फोन रखने के बाद लिन फैंग चुपचाप इंतजार करने लगा। 3 मिनट बाद लिन फैंग का फोन बजा। यह उसके पिता का फोन था। फैंगर, स्कूल में रहो और जल्दबाजी में काम मत करो। मुझे झाओ पिंग की कार मिल गई है। मैं लिन कियान को बचाने के लिए किसी को भेजूंगा। फोन पर लिन जियोनग का लहजा बहुत सख्त था। शायद इसमें सिर्फ इतना ही नहीं था कि उसे डर था कि अगर उसने अपना आपा खो दिया तो लिन फैंग को कुछ हो जाएगा। पिताजी, क्या झाओ पिंग की स्थिति में कुछ असामान्य है? फैंगर, इससे दूर रहो। मैं सब संभाल लूंगा। पिताजी, लिन कियान मेरी बहन है। मैं उसे खतरे में नहीं छोड़ सकता। वह अभी खतरे में है। चाहे कोई भी हो, हमें पहले उसे बचाना चाहिए। पिताजी, मुझे झाओ पिंग का पता बताओ। फोन के दूसरी तरफ काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार लिन जियोंग ने लिन फैंग को पता बता दिया। लिन फैंग ने तुरंत फोन रखा और ड्राइवर से कहा, जितनी जल्दी हो सके जंगल विला तक पहुंचो। कार तुरंत भाग गई। लिन फैंग कार में बैठा था, लेकिन उसके दृश्य बर्फ की तरह दिखते थे। उसके दिल में हिंसा की भावना भी व्याप्त थी। सुरक्षित रहें। फॉरेस्ट विला के एक विशाल और आलीशान कमरे में क्यू चेन और लिन कियान दोनों पूरी तरह से बंधे हुए थे। वे लाल कैजुअल कपड़ों में एक युवक को भयभीत नजरों से देख रहे थे। झाओ पिंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और हमें रिहा करो, नहीं तो अगर मेरे परिवार को पता चल गया तो तुम खत्म हो जाओगे। हालांकि लिन कियान घबरा रही थी, लेकिन वह को चेन की तुलना में थोड़ी शांत थी। झाओ पिंग ने अपने हाथ में रेड वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था। रक्तवर्णी वाइन से हल्की सुगंध आ रही थी। झाओ पिंग ने नशे में अपनी आंखें बंद कर ली, फिर मुस्कुराते हुए कहा, लिन कियान, मैंने पहले ही तुम्हारी पृष्ठभूमि की जांच कर ली है। क्या ये सिर्फ लिन कॉपरेशन नहीं है? यह मुझे डराने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरों की नजर में लिन ग्रुप एक विशालकाय हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में ये कुछ भी नहीं है। हे, अगर मैं आज तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, तो तुम्हारा परिवार मेरा क्या कर सकता है? हा हा हा। झाओ पिंग की आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। वह उठकर लिन कियान के पास गया। उसने धीरे से उसके चेहरे पर चुटकी काटी और गहरी सांस ली, मानो वह इसका आनंद ले रहा हो। कितना मनमोहक है। लिन कियान, ओ लिन कियान, मैं मूल रूप से इस विधि का उपयोग करने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन तुम बहुत ही कम सराहना करती हो, इसलिए मैं केवल इस विधि का सहारा ले सकता हूँ। इसके साथ ही झाओ पिंग ने को चेन की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, और को चेन, हम्फ। उसका डू कियांग ने ठीक उसी समय पीछे हट गया जब सफलता उसके हाथ में थी। ये ठीक ही है, हालांकि तुम मेरी पसंद की नहीं हो, फिर भी तुम बहुत सुंदर हो। मैं भी तुम्हारा आनंद लूंगा। झाओ पिंग, रुको, मैं एक पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मुझे प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा सुरक्षा दी जाती है। जल्दबाजी मत करो। को चेन भी तरीकों के बारे में सोच रही थी। उसने जिस पेशेवर संघ का उल्लेख किया, वह वास्तव में पेशेवर मार्शल कलाकारों के लिए खुला संगठन था। आमतौर पर पेशेवर मार्शल कलाकार इस संघ में शामिल होते थे। अगर किसी पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट को कुछ भी हो जाता है, तो प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन उस पर ध्यान देती है। को चेन ग्रेड 4 मार्शल आर्टिस्ट थी और उसने प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। वह पहले से ही प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की सदस्य थी। प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन का एक निम्न स्तरीय पेशेवर मार्शल कलाकार मेरा क्या कर सकता है? झाओ पिंग के निडर रूप को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा कुछ किया था। इसके अलावा झाओ पिंग की पहचान बहुत ही असामान्य होनी चाहिए। कमरे में एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था जो अपनी आंखें नीची किए हुए था, ध्यान में लीन एक बूढ़े साधु की तरह, झाओ पिंग की हरकतों से पूरी तरह से उदासीन। हालांकि को चेन को पता था कि यह व्यक्ति कितना भयानक था। वह और लिन कियान इस व्यक्ति द्वारा पकड़े गए थे। ग्रेड 4 मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपनी ताकत के बावजूद वह वास्तव में बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ थी। ये व्यक्ति कम से कम छठी कक्षा का मार्शल कलाकार था या उससे भी अधिक शक्तिशाली। अपने अंगरक्षक के रूप में इतने शक्तिशाली मार्शल कलाकार के साथ झाओ पिंग की पहचान असाधारण होनी चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना निडर था। हालांकि कुछ लोग चेन और लिन कियान झाओ पिंग को अपना रास्ता बदलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। झाओ पिंग, तुम पागल हो, अगर मेरे भाई को पता चल गया तो वह जरूर मार डालेगा। लिन कियान पहले से ही रो रही थी। झाओ पिंग का हाथ उसके चेहरे से नीचे उसकी गोरी गर्दन की ओर बढ़ने लगा और लिन कियान के भरे हुए स्तनों पर रुक गया। लिन कियान को ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था? तुम्हारा भाई, तुम्हारा सबसे बड़ा भाई लिन यंग ऑफल एक व्यापारी है। तुम्हारा दूसरा भाई लिन एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। वह क्या कर सकता है? जहां तक तुम्हारे तीसरे भाई की बात है, हाँ, वह तो बस एक बीमार कमजोर व्यक्ति है। क्या तुम उससे उम्मीद करते हो कि वह उससे निपटे? झाओ पिंग बेतहाशा हंसने लगा, उसकी हरकतें और भी अविश्वसनीय हो गईं। वहां फटने की आवाज आई। झाओ पिंग ने लिन कियान के कपड़े फाड़ दिए, जिससे उसकी चमकदार गोरी त्वचा सामने आ गई। झाओ पिंग और भी ज्यादा रोमांचक लग रही थी। इस बीच लिन कियान के चेहरे पर दर्द होने लगा। इस समय वह वास्तव में निराशा में थी।
मुझे बचाओ, अब कोई नहीं बचा सकता। झाओपिंग ने अपने होंठ चाटे। उसके चेहरे पर रुगन भाव ने लिन qian को डरा दिया, लेकिन वह बंधी हुई थी और बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। क्या वह वास्तव में झाओपिंग द्वारा अपमानजनक होने वाली थी? क्यों चेन ने भी गुस्से में अपने शरीर को मोड़ लिया। वह कभी भी लिंकन का उल्लंघन नहीं होने देगी, लेकिन भले ही वह एक पेशेवर मार्शल कलाकार थी, लेकिन वह अपने शरीर को बांधने वाली विशेष रस्सी से मुक्त नहीं हो सकती। झाओपिंग, पागल हो, रुको। वह चिल्लाया, लेकिन झाओपिंग ने उसे अनदेखा कर दिया और लिन qian के कपड़े फाड़ना जारी रखा। कमरे में सिर्फ झाओपिंग की ठहाके वाली हंसी और दो महिलाओं की सिसकियां और गालियां ही रह गई थीं। अचानक, जो अंगरक्षक बंद करके आराम कर रहा था, उसने अपनी खड़ी खोली। वहां कौन है? अंगरक्षक तुरंत दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा जोर से खोला गया। यह एक स्टील का दरवाजा था, लेकिन यह एक पल में टूट गया। इसके तुरंत बाद एक व्यक्ति बिजली की तरह अंदर आया। लिन qian और क्यूबो चेन ने अचानक अपना सिर उठाया और दरवाजे के बाहर देखा। उन्हें एक आकृति दिखी जिसे देखकर वे बहुत खुश हुए। भैया, लिन qian खुशी के आंसू रो पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि आने वाला पहला व्यक्ति उसका तीसरा भाई लिन फैंग होगा। नो वी एल्बिन सी ओम पर नवीनतम नो वेल्स प्राप्त करें। लिन फैंग, सावधान रहो। धूल के बीच एक व्यक्ति टाइप लिन फैंग के पास पहुंचा। ये झाओपिंग का अंगरक्षक था। को चेन को झाओपिंग के अंगरक्षक ने एक ही झटके में वश में कर लिया था। झाओपिंग का उत्साह ठंडा हो गया। उसने गुस्से से कहा, पकड़ो उसे। मैं उसके पैर तोड़ दूंगा और उसे दिखाऊंगा कि मैं उसे लिन किया और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे खेलूंगा। हाहा। झाओपिंग सीमा रेखा पर विकृत था। वह क्रोधित था कि लिन फैंग ने उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया था। उसे लिन फैंग को अपमानित करना पड़ा। भाड़ में जाओ। लिन फैंग घर में घुस गया। सबसे पहले उसने अपनी बहन लिन qian को अस्त व्यस्त अवस्था में देखा। ये देखकर लिन फैंग लगभग पागल हो गया। वह अपने मन में उठ रही हिंसक भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और वे तुरंत ही फूट पड़ी। धमाका। लिन फैंग का दिमाग खाली हो गया। हिंसक भावनाओं ने उसे मुक्का मारने के लिए प्रेरित किया। उसकी हिंसक आभा एक असली जंगली गाय की तरह थी। जंगली गाय के पैर। लिन फैंग ने एक जोरदार मुक्का मारा। लगभग 2000 किलोग्राम की ताकत तुरंत फूट पड़ी। 2 टन की ताकत जब एक पल में फूट पड़ी तो भयानक लग रही थी। अंगरक्षक की अभिव्यक्ति, जो शुरू में उदासीन थी, अचानक बदल गई, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। टकराना। एक दबी हुई आवाज के साथ बॉडीगार्ड को एक बेजोड़ ताकत से उड़ा दिया गया और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका हाथ टूट गया था और उसका सिर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया था। वह दरवाजे की कील की तरह मर चुका था। एक ही बार में अंगरक्षक मारा गया। पूरा कमरा तुरंत शांत हो गया। झाओपिंग, जिसकी आंखों में पहले पागलपन भरा भाव था, स्तब्ध रह गया। फिर उसने पागल लिन फैंग को देखा और उसकी आंखों में पागलपन धीरे धीरे भय में बदल गया। उनका अंगरक्षक ग्रेड 7 का पेशेवर मार्शल कलाकार था। वह वास्तव में एक उच्च श्रेणी का मार्शल कलाकार था। कुछ मध्यम आकार के शहरों में ग्रेड 7 के मार्शल कलाकार पहले से ही अपनी पहचान बना सकते थे और स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध हो सकते थे। लेकिन अब ऐसा विशेषज्ञ लिन फैंग के एक घूंसे का भी सामना नहीं कर सका और उसे पीट पीट कर मार डाला गया। लिन फैंग बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से एक हिंसक भयानक जानवर था। लिन फैंग ने किसी को मार दिया था। आमतौर पर वह घृणा, भय और असहजता महसूस करता, लेकिन इस समय उसने जमीन पर पड़ी लाश को देखने की भी परवाह नहीं की। लिन फैंग ने झाओपिंग की तरफ कदम बढ़ाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। झाओपिंग कई बार जमीन पर लौटने लगा और फिर उसके कुछ दांत खून से लथपथ हो गए। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारा पूरा लिन कॉर्पोरेशन मेरे साथ नीचे खींच लिया जाएगा। इस समय झाओपिंग डर से चिल्लाया। वह यहाँ मरना नहीं चाहता था। लिन फैंग की आंखें लाल हो गई थीं। उसने झाओपिंग को ऐसे पकड़ा जैसे वह किसी छोटे पक्षी को पकड़ रहा हो और झाओपिंग को जमीन पर पटक दिया। झाओपिंग स्तब्ध रह गया, लेकिन यह अंत नहीं था। लिन फैंग ने झाओपिंग के पैरों पर कदम रखा। दरार। झाओपिंग ने एक सुअर की तरह चीख मारी। लिन फैंग ने उसके पैरों को कुचल दिया। हालांकि लिन फैंग यही नहीं रुका। उसने अपनी बहन लिन qian के फटे कपड़ों पर नजर डाली, व्यंग्य किया और सीधे झाओपिंग के पैरों के बीच में लात मारी। लिन फैंग की ताकत भयानक थी। लात ने तुरंत झाओपिंग के पैरों के बीच की जगह को तहस नहस कर दिया। तुरंत झाओपिंग दर्द से चिल्लाया और बेहोश हो गया। भाई, लिन qian ने लिन फैंग को आवाज दी, जिसने झाओपिंग को मरे हुए कुत्तों की तरह जमीन पर फेंक दिया। वह जल्दी से चली गई। लिन qian और क्यू चेन को खोला और लिन qian पर अपने कपड़े डाल दिए। सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। लिन फैंग के मन में हिंसक भावनाएं धीरे धीरे खत्म हो गईं। क्यू चेन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, लिन फैंग, इस बार सब मेरी गलती है। अगर दू qiang ने मुझे परेशान नहीं किया होता तो लिन qian को फंसाया नहीं जाता। ये तुम्हारा गलती नहीं है। मैं डू करूंगा और झाओपिंग को नहीं छोड़ूंगा। लिन फैंग ने झाओपिंग की तरफ देखा। झाओपिंग सिर्फ बेहोश हुआ था। यद्यपि वह मरा नहीं था, परंतु अब वह संभोग नहीं कर सका। इसके अलावा ये बताना मुश्किल था कि उसके पैर ठीक हो पाएंगे या नहीं। जल्द ही फॉरेस्ट विला से बहुत से लोग भागे चले आए। लिन जियोनग द्वारा व्यवस्थित लोग आ चुके थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने दृश्य देखा तो वे सब चौंक गए, विशेषकर झाओपिंग के अंगरक्षक को देखकर। वह स्पष्ट रूप से एक ही मुक्का छोड़े मारा गया था। युवा मास्टर फैंग, इस झाओपिंग को नहीं मारा जा सकता। हम पहले झाओपिंग को वापस लाएंगे। तो फिर उसे वापस ले आओ। लिन फैंग ने हाथ हिलाया और लिन qian और कबो चेन के साथ जंगल विला से बाहर निकल गया। चूंकि चेन ने स्कूल के छात्रावास में वापसी पर जोर दिया था, इसलिए उसे घर लाने से पहले चेन को वापस स्कूल भेजने के लिए किसी को बुलाना ही था। उस समय श्रीमान और श्रीमती लिन और यहाँ तक कि बड़े भाई लिन योंग भी घर पर अकेले हुए थे। उन सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे और माहौल बहुत दंबनकारी था। जब लिन फैंग अपनी बहन के साथ वापस आया तो पूरा परिवार उठ खड़ा हुआ। लिन qian ने खुद को अपनी मां की बाहों में फेंक दिया और रो पड़ी। अपनी बेटी को कितना कष्ट सहना पड़ा था, ये देखकर लुओ ज़्यूटिंग ने गुस्से से कहा, फैंगर, वह व्यक्ति कहाँ है जिसने लिन qian को परेशान किया था? मैं उसे वापस ले आया। ऐसा कहते हुए लिन फैंग ने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे खड़े लोग तुरंत आगे बढ़ गए। उनमें से दो ने झाओपिंग को उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। झाओपिंग को खून से लथपथ और निश्चल देखकर लिन जियोंग चौंक गया और जल्दी से पूछा, वह मर गया है? वह मरा नहीं है, लेकिन अपंग हो गया है। गहरी सांस लेते हुए लिन जियोंग ने झाओपिंग को देखने से पहले अपनी बेटी को देखा। अंत में उसने कुछ देर सोचने से पहले कहा, खून बहना बंद करने और पहले साधारण उपचार के लिए उसे मेडिकल रूम में भेजो। उसे मरने मत दो।
झाओपिंग को ले जाया गया और हॉल में माहौल और भी शांत हो गया। दरअसल लिन जियोनग और बाकी लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए था कि लिन फैंग ने लिन कियान को कैसे बचाया, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। इसके बजाय वे चिंतित दिखे। बड़े भाई, तुम्हें क्या पता चला? लिन योंग की लंबाई औसत थी। वह सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहनता था और उसका रूप रंग विद्वानों जैसा था। उसका स्वभाव लिन फैंग के पिता लिन शियोंग से बहुत मिलता जुलता था। उसने लिन फैंग की तरफ देखा, फिर असहाय होकर मुस्कुराया। तीसरे भाई, तुम बहुत आक्रामक हो, उसे इस हालत में पीट रहे हो। असल में मैं भी उसे मारना चाहता था, लेकिन इस झाओपिंग की पहचान वाकई असामान्य है। वही ईस्ट सी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का बेटा है। ईस्ट सी कॉर्पोरेशन, मैंने इसके बारे में सुना है। ये देश की शीर्ष 100 कंपनियों में से एक है, जिसकी रैंकिंग हमारे लिन कॉर्पोरेशन से थोड़ी अधिक है। लेकिन तो क्या ईस्ट सी कॉर्पोरेशन वास्तव में हमारे लिन कॉर्पोरेशन को दबा सकता है? तीसरे भाई, आपने गलत समझा। निगम के पैमाने के संदर्भ में, यहाँ तक कि हमारा लिन कॉर्पोरेशन भी ईस्ट सी कॉर्पोरेशन से कमतर नहीं है। हमें विश्वास है कि हम व्यापारिक युद्ध में भी ईस्ट सी कॉर्पोरेशन से मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि मुख्य बिंदु ईस्ट सी कॉर्पोरेशन नहीं है, बल्कि ईस्ट सी कॉर्पोरेशन का झाओ परिवार है। झाओ परिवार की पृष्ठभूमि क्या है? ये सुनकर लिन फैंग ये भी बता सकता था कि झाओपिंग को ईस्ट सी कॉर्पोरेशन जैसी किसी साधारण चीज से भी अधिक का समर्थन प्राप्त था। मुझे समझाने दो। लिन जियोनग ने एक पल के लिए विराम लिया, फिर गंभीरता से कहा, झाओ परिवार के अन्य सदस्य ज्यादा नहीं है, लेकिन झाओपिंग के चाचा की स्थिति कोई छोटी बात नहीं है। राजनेता? नहीं, ये किसी राजनेता से भी बदतर है। अगर वह सिर्फ एक राजनेता होता तो हमारे शक्तिशाली आर्थिक प्रभाव के साथ हमें झाओ परिवार से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। क्या वह कोई सैन्यकर्मी है? नहीं, सेना की भी अपनी आपत्तियां हैं। वे झाओपिंग को इस तरह की किसी चीज के लिए सुरक्षा नहीं दे सकते। तो फिर वह कौन है जो चाचा और पिताजी को इतना डरा रहा है? झाओपिंग के चाचा झाओ डोंगशिंग एक मार्शल कलाकार हैं। एक पेशेवर मार्शल कलाकार, एक अमानवीय विशेषज्ञ जिसने आनुवंशिकी लॉक तोड़ा। NO बेल्बन कॉम पर सबसे नया उपन्यास खोजें। लिन फैंग चुप हो गया। एक अप्रामाणिक, हाँ, वह परिवार में वास्तव में एक अमानवीय था। इस युग में लगभग सभी लोग अमानवीय विशेषताओं के बारे में जानते थे। लिन फैंग भी एक अमानवीय विशेषज्ञ बनने का सपना देखता था और इस तरह अपनी अजीब बीमारी का इलाज करता था। हालांकि लिन फैंग ने पहले कभी किसी अप्राप्य विशेषज्ञ को नहीं देखा था। ये अमानवीय विशेषज्ञ बहुत रहस्यमय थे और आमतौर पर सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होते थे। बढ़िया भाई, एक मानवीय विशेषज्ञ होने का मतलब ये क्यों है कि वह झाओपिंग को शरण दे सकती है? झाओपिंग के अपराध को पुलिस पर छोड़ दें, फिर हम जल्दी से सबूतों की पुष्टि करेंगे। उसे कम से कम 10 साल की जेल होगी। लिन फैंग झाओपिंग को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। लिन जियोनग ने निराश होते हुए कहा, फिंगर, तुम अब भी चाहती हो कि झाओपिंग जेल जाए? यह असंभव है। झाओ परिवार की ताकत से भले ही वह जेल में हो, वे झाओपिंग को 1 साल या उससे कम समय में बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अब जब तुमने झाओपिंग को अपंग बना दिया है, तो हम झाओपिंग के लिए परेशानी खड़ी करने वाले नहीं हैं। इसके बजाय झाओ परिवार हमारे लिए परेशानी खड़ी करेगा। लिन जियोनग कुछ हद तक रहस्यमय महसूस कर रहा था। जब उसने सुना कि उसकी बेटी को पकड़ लिया गया है और लगभग अपवित्र कर दिया गया है, तो वह भी गुस्सा हो गई और उसने चाहा कि वह झाओपिंग को टुकड़ों में तोड़ दे। लेकिन तर्क ने उसे ऐसा न करने को कहा। अब जबकि लिन फैंग ने झाओपिंग को अपंग बना दिया था, तो पहले से ही समाधान करना असंभव था। दोनों पक्ष के बीच दुश्मनी पहले से ही स्थापित हो चुकी थी। झाओ परिवार इस मामले को इतनी आसानी से शांत नहीं होने देगा। पिताजी, हमें झाओ परिवार के सामने झुकना क्या होगा? भले ही हम उनके सामने झुके, हमें इससे कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा झाओ परिवार ने अभी फोन किया है। यह एक स्पष्ट खतरा था। क्या वे वास्तव में ऐसा कर रहे हैं कि लिन परिवार कुछ भी करने में असमर्थ है? लिन जियोंग ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। आप क्या करने जा रहे हैं, गर्मी? लिन फैंग ने दृढ़ निश्चय के साथ लिन जियोंग को देखा। शोधकर्ताओं, लिन जियोंग केवल अपना सिर हिलाकर कह सकता था, फिंगर, मुझे पता है कि तुम झाओपिंग को मारना चाहते हो, लेकिन वह मर नहीं सकता। अन्यथा वास्तव में बातचीत के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम केवल इस अन्याय को कुछ समय के लिए सहन कर सकते हैं। मैं झाओपिंग को झाओ परिवार में वापस भेजूंगा। किसी भी मामले में वह पहले से ही अपंग है और उसे वह सजा मिल चुकी है जिसका वह हकदार है। पिताजी, क्या अप्रामाणिक विशेषज्ञ सचमुच इतने डरावने होते हैं? निश्चित रूप से, ये याद रखें, इस दुनिया के असली मालिक राजनेता या उद्यमी नहीं है, बल्कि अमानवीय मार्शल कलाकार हैं। उदाहरण के लिए, जब तक आनुवंशिकता ताला तोड़ने वाले मार्शल कलाकार कुछ अपराधियों पर हस्ताक्षर करते हैं और उनका पालन करते हैं, तब तक उन्हें हत्या करने का विशेष अधिकार भी है। मैंने तुम्हारे दूसरे भाई लिन हाई को सेना में भर्ती होने के लिए पूरा समर्थन क्यों दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि उसे सेना में सबसे अच्छे संसाधन मिल सकते हैं। भले ही वह सेना में खतरे में हो, लेकिन वह हमारे परिवार का एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास आनुवंशिक ताला तोड़ने और अमानवीय बनने की थोड़ी सी भी उम्मीद है। भले ही वह अमानवीय न बन पाए, लेकिन वह सेना में एक उच्च पदस्थ अधिकारी बन सकता है और उसके अधीन अमानवीय विशेषज्ञ हो सकते हैं। यही लिन परिवार की सुरक्षा की नींव है। लिन फैंग चौंक गया। उसके पिता ने उसे पहले कभी यह नहीं बताया था। उसने सोचा था कि उसका दूसरा भाई सिर्फ इसलिए सेना में गया था क्योंकि उसे सेना पसंद थी। इसके अलावा लिन फैंग ने सोचा था कि उसका दूसरा भाई इतनी जल्दी रैंक में इसलिए ऊपर चढ़ गया क्योंकि सेना के उच्च अधिकारियों ने उसकी सराहना की थी। ये पता चला कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि लिन परिवार ने पर्दे के पीछे उसके दूसरे भाई का समर्थन किया था। ये लिन परिवार की मुख्य योजना थी। केवल लिन योंग और उसके माता पिता ही इसके बारे में जानते थे। लिन फैंग को बचपन से ही एक अजीब बीमारी थी और उसके माता पिता उसे इसके बारे में नहीं बताते थे। लिन कियान के लिए वह सिर्फ एक लड़की थी और वह अभी भी छोटी थी। स्वाभाविक रूप से उसे इन रहस्यों के बारे में जानने की संभावना और भी कम थी। पिताजी, मैं समझता हूँ। सब कुछ आप जिस तरह चाहें वैसा करें। लिन फैंग को अचानक थोड़ा निराशा महसूस हुई। पहले गुस्से में आकर अपनी बहन को बचाने के बाद उसने सोचा था कि वह परिवार का हीरो है और वह अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह कुछ नहीं कर सकता। फैंगर, तुमने आज पहले से ही अच्छा काम किया है। कम से कम लिन कियान को धमकाया नहीं गया। बाकी हम पर छोड़ दो। मैं तुरंत तुम्हारे दूसरे भाई को बुलाता हूँ। केवल तुम्हारा दूसरा भाई ही इस मामले को सुलझा सकता है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा दूसरा भाई उस व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अन्यथा यह बाधा लिन कॉर्पोरेशन के लिए मुश्किल होगी। लिन जियोनग ने अपना हाथ हिलाया और परिवार की बैठक समाप्त हो गई। मां लिन कियान को आराम करने के लिए ले गई और लिन फैंग ठंडी हवा का अनुभव करने के लिए अकेले बगीचे में चला गया।
ठंडी हवा उसके चेहरे पर बह रही थी और ऐसा लग रहा था कि लिन फैंग पूरी तरह से शांत हो गया है। पहले वह बेफिक्र था और हर दिन सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में ही सोचता था। वह व्यावहारिक रूप से कभी भी परिवार के मामलों के बारे में चिंतित नहीं रहता था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि यद्यपि लिन परिवार बहुत बड़ा लगता था, पर वास्तव में वह बहुत कमजोर था। तीसरा भाई, उसका बड़ा भाई लिन योंग वहां आया। बड़े भाई, आप यहाँ क्यों हैं? लिन फैंग की अपने सबसे बड़े भाई लिन योंग के बारे में हमेशा यही धारणा रही थी कि वह एक सौम्य और शिष्ट व्यक्ति है। लिन योंग सौम्य स्वभाव का था, लेकिन हमेशा ऐसा लगता था कि उसमें दृढ़ता की कमी थी। लिन योंग ने अपनी गर्दन पर बंधी टाई ढीली की और एक लंबी सांस छोड़ी। तीसरे भाई, कभी कभी मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। तुम बेफिक्र हो और तुम्हें हर दिन हर तरह की चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई, आप लगभग सभी के नेता हैं। क्या इतनी बड़ी कंपनी का प्रभारी होना आपको खुश नहीं करता? मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? हर दिन मैं आधी रात तक शराब पीता हूँ। जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ तो मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। हर दिन मैं सावधानियों से रहता हूँ। ऐसा मत सोचो कि लिन कॉर्पोरेशन बहुत शक्तिशाली है। सच में, एक भी गलत कदम इसे पल भर में पूरी तरह से पलट देगा। अब मैं सबसे ज्यादा यही चाहता हूँ कि दूसरे भाई सेना में जेनेटिक लॉक को तोड़ दे और अमानवीय बन जाए। फिर मेरा जीवन भी बहुत आसान हो जाएगा। क्या अमानवीय विशेषज्ञ वास्तव में इतने महत्वपूर्ण हैं? वे महत्वपूर्ण कैसे नहीं हैं? मैं आपको ये बता दूं, देश की शीर्ष 100 कंपनियों में से आधे से अधिक ऐसी पारिवारिक कंपनियां हैं जिन्हें देखरेख के लिए अमानवीय विशेषज्ञ कहा जाता है, या फिर ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें देखरेख के लिए अमानवीय विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? कभी कभी व्यापार मात्र व्यापार नहीं होता, ये पर्दे के पीछे की शक्तियों की प्रतिस्पर्धा है। अमानवीय विशेषज्ञों के लिए मात्र उनका नाम ही एक अजेय शक्ति है। लिन फैंग चुप था। आज वह परिवार के असली रहस्य के संपर्क में आया था। ये पता चला कि परिवार ने अपनी सारी उम्मीदें उसके दूसरे भाई पर रखी हुई थी। दूसरा भाई कब वापस आ रहा है? लिन फैंग को अपने दूसरे भाई लिन की याद पहले से ही बहुत धुंधली थी। अंततः लिन 16 वर्ष की आयु में सेना में चला गया और 8 वर्ष तक वहां रहा, अब तक घर वापस नहीं आया। इस बार शायद दूसरा भाई वापस आएगा। अगर वह वापस नहीं आता है तो झाओ परिवार इस मामले को शांत नहीं होने देगा। ठीक है, तीसरे भाई, जाओ और आराम करो। इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दूसरा भाई और मैं हूँ। बस आराम करने और स्वस्थ होने की जरूरत है। जब तक तुम अपनी बीमारी से उबर सकते हो, यह एक बड़ा आशीर्वाद होगा। लिन योंग ने लिन फैंग के कंधे को थपथपाया, फिर घूमकर आराम करने के लिए ऊपर चला गया। अपरानिक, लिन फैंग ने धीमी आवाज में कहा। इस समय उनके हृदय में दृढ़ विश्वास दृढ़ हो गया था। भले ही यह उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए न हो, उसे आनुवंशिक ताला टूटना होगा और अमानवीय बनना होगा। या सुबह सुबह लिन फैंग ने पिछवाड़े में जंगली गोजातीय शक्ति का अभ्यास शुरू कर दिया। वाइल्ड बोवाइन माइट मार्शल आर्ट का एक वास्तविक रूप था। यह न केवल शरीर को विशेष रूप से आंतरिक रूप से संयमित कर सकता था, बल्कि इसमें तकनीक और चालें भी शामिल थीं। यह मार्शल आर्ट और मार्शल तकनीकों का एक संयोजन था। वास्तव में वर्तमान में कई मार्शल आर्ट इसी तरह की मार्शल तकनीकों के साथ एकीकृत हैं। लिन फैंग ने जंगली गाय की शक्ति का संचार किया। उसका पूरा शरीर, खासतौर पर उसका आंतरिक शरीर, जंगली गायों की चीखों जैसी अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था। जंगली गाय की शक्ति के प्रभाव में उसके आंतरिक अंग और भी मजबूत हो गए। यह एक आंतरिक साधना तकनीक थी। सामान्य बाहरी साधना तकनीकों की तुलना में आंतरिक साधना तकनीकों वाली मार्शल आर्ट को काफी अच्छा माना जाता था। बेशक वाइल्ड बोवाइन माइट को एक गहन मार्शल आर्ट नहीं माना जाता था। जंगली गोजातीय शक्ति का अभ्यास करने के बाद लिन फैंग ने अपनी शारीरिक स्थिति की जांच करने के लिए जीन सम्मेलन डिवाइस पैनल खोला। शारीरिक बनावट 8.46, ताकत 8.21, चपलता 6.56, कौशल, बुनियादी मुट्ठी तकनीक कुशल, निरंतर अभ्यास के माध्यम से निपुणता प्राप्त की जा सकती है। जंगली गोजातीय शक्ति महारत हासिल, जंगली गोजातीय के वास्तविक इरादे को समझना। आनुवंशिक सम्मेलन, जंगली गोजातीय जीन 100% सम्मेलन, पूर्ण सम्मेलन। आनुवंशिक क्षमता 6%। ऐसा लगता है कि मेरी काया और ताकत दोनों में सुधार हुआ है। लिन फैंग को अचानक कुछ असामान्य लगा। उसे अच्छी तरह याद था कि उसका मूल शारीरिक माप 8.41 था, लेकिन अब यह 8.46 हो गया था। उसकी ताकत पहले 8.18 थी, लेकिन अब यह 8.21 हो गई थी। हालांकि यह वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं थी और वे केवल थोड़ी सी ही बढ़ी, लेकिन उनके जंगली गोजातीय जीन पहले ही विकसित हो चुके थे। उनके शरीर और ताकत में वृद्धि जंगली गोजातीय जीन के कारण नहीं होनी चाहिए। जंगली गोजातीय जीन के अलावा लिन फैंग हाल ही में जंगली गोजातीय शक्ति का अभ्यास कर रहा था। क्या ये हो सकता है कि वाइल्ड बोवाइन माइट ने मेरी काया और ताकत में सुधार किया हो? ये सही है, वाइल्ड बोवाइन माइट भी एक मार्शल आर्ट है और इसमें आंतरिक साधना विधियां भी हैं। आम लोग अपनी काया को बेहतर बनाने के लिए मार्शल आर्ट की साधना पर निर्भर रहते हैं। मैं भी अपनी काया को बेहतर बनाने के लिए स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट पर निर्भर रह सकता हूँ। लिन फैंग अचंभित रह गया। इसे सुखद आश्चर्य माना जा सकता है क्योंकि उसने अतीत में इसकी उपेक्षा की थी। हालांकि मार्शल आर्ट के अभ्यास से लाया गया सुधार आनुवंशिक सम्मेलन की तुलना में महत्वहीन लगता था, लेकिन इसका एक अलग अर्थ था। यदि भविष्य में लिन फैंग की आनुवंशिक क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच जाती है और वह अन्य जीनों का सम्मेलन नहीं कर सकता है, तो भी वह सुधार के लिए मार्शल आर्ट पर भरोसा कर सकता है। तीसरे भाई, जल्दी से अंदर आ जाओ। झाओ परिवार से कोई यहाँ है? लिन योंग का चेहरा उदास था। लिन फैंग ने अभ्यास करना बंद कर दिया और अपने भाई के साथ लिविंग रूम में चला गया। NO पर सबसे नए उपन्यास खोजें। उस समय लिविंग रूम में केवल 3 लोग थे। सबसे आगे वाला व्यक्ति काले कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसने वास्तव में अपना सिर मुंडा लिया था। हालांकि उसकी पीठ लिन फैंग की ओर थी, इसलिए लिन फैंग उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। लिन फैंग देख सकता था कि उसके पिता लिन जियोनग, जो उस आदमी के सामने बैठे थे, बहुत अधिक दबाव में लग रहे थे। उनकी माता शीतल से लथपथ थी। पापा, लिन फैंग और लिन योंग जल्दी से आगे बढ़ें। तुम वही हो जो मेरे बेटे झाओपिंग को अपंग बना दिया। सूश, जैसे ही काले कपड़े वाला आदमी बोला, लिन फैंग को बहुत दबाव महसूस हुआ। उनकी सख्त निगाहें एक तेज ब्लेड की तरह थी, जिसे लिन फैंग ने सीधे देखने की हिम्मत भी नहीं की। ये तो बहुत भयानक था। ये तो बस एक झलक थी। अप्राणीय। लिन फैंग तुरंत समझ गया कि काले रंग का यह आदमी झाओपिंग का चाचा, झाओ परिवार का मानवीय विशेषज्ञ झाओ डोंगशिंग होना चाहिए। अतीत में लिन फैंग ने केवल अमानवीय भावनाओं के बारे में सुना था।
यहाँ तक कि बच्चे भी अमानवीय आकृति के बारे में जानते थे। हालांकि ये पहली बार था जब लिन फैंग वास्तव में एक अमानवीय विशेषज्ञ से मिला था। अमानवीय विशेषताओं का वर्णन करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। झाओ डोंगशेंग बिना हिले डुले बस वहीं बैठा रहा। जब मैंने एक नजर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह एक भयानक जानवर में बदल गई हो, जिससे लिन फैंग का पूरा शरीर कांप उठा। इस बार लिन फैंग को अपने दिल में एक जंगली गाय दहाड़ रही हो। वह बेहोशी की स्थिति में अमानवीय आभा के दमन से मुक्त हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम एक अमानवीय विशेषज्ञ हो जो आनुवंशिक ताला तोड़ा है। उसे पता होना चाहिए कि झाओपिंग ने क्या किया है। क्या उसे पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है? हालांकि वह मुट्ठी भर बोल रहा था, लिन फैंग को लगा जैसे उसने उन शब्दों को कहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसे अंततः समझ में आया कि उसके पिता की मां पसीने से लथपथ क्यों थी। एक अप्रामाणिक विशेषज्ञ की नजर में बोलना भी बहुत बड़ी उम्मीद थी। झाओ डोंगशेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि लिन फैंग वास्तव में अपनी आभा के दमन से मुक्त हो सकता है। लिन फैंग बीमार क्यों नहीं था? हालांकि झाओ डोंगशेंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह जोर से हंसा और बोला, मुझे परवाह नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत है। मेरा कोई बेटा नहीं है, इसलिए झाओपिंग व्यावहारिक रूप से मेरा बेटा है। मैं आउटलैंड में भयानक जानवरों से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता हूं, इसलिए मेरे परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन अब झाओपिंग अपंग हो गया है। मैं झाओपिंग को अपंग करने वाले को भी अपंग कर दूंगा और झाओपिंग के साथ जो हुआ उसके लिए पूरा लिन परिवार मर जाएगा। झाओ डोंगशेंग ने जब बात की तो ऐसा लगा कि उसके इर्द गिर्द एक शैतानी आभा है। झाओ डोंगशेंग ने संभवतः आउटलैंड में असंख्य भयानक जानवरों को मार डाला था ताकि एक शैतानी आभा विकसित हो सके जो इतना भयानक था। लिन फैंग को भी यह बात पता थी कि अमानवीय प्रतिभाशाली का परिवार किसी तरह की विशेष सुरक्षा के तहत महसूस करता है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ डोंगशेंग इतना दुष्ट होगा कि वह लिन परिवार को बदले में मरवाना चाहेगा। लिन फैंग को यह पता नहीं था कि इसे कैसे डाला जाए। कानून। अमानवीय कलाकारों को कानून के लक्षण विशेष रूप से प्राप्त थे। भगवान, यदि रचनात्मक उपयोगी होती तो झाओ डोंगशेंग आज लिन परिवार में नहीं आता। अमानवीय विशेषज्ञ झाओ डोंगशेंग का सामना करते हुए लिन फैंग को अचानक शक्तिहीनता की गहरी भावना महसूस हुई। ये पूर्ण शक्ति द्वारा लाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पिछली समझ को पलट दिया है। ऐसी ताकत का सामना करते हुए लिन फैंग और यहाँ तक कि पूरे लिन परिवार का विरोध करने में असमर्थ था। हा, झाओ डोंगशेंग, तुम बहुत रोब हो। अचानक भारी वातावरण में हंसी की एक तीखी आवाज गूंजी। सभी ने दरवाजे की ओर देखा। दो व्यक्ति दरवाजे से अंदर घुसे। उनमें से एक थोड़ी कम उम्र का था और लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी में एक व्यक्ति तेजी से लिन फैंग के पास आया। तीसरे भाई, बड़े भाई, माँ, क्या आप ठीक हैं? ये लिन फैंग का दूसरा भाई लिन है। वह अंततः लौट आया था। दूसरा भाई, दूसरा बेटा, तुम अंत में वापस आ गए। श्रीमान और श्रीमती लिन ने राहत की सांस ली जब वह लिन हाई को वापस आते देखे गए। पिताजी, माँ, जनरल लंबे भी यहाँ हैं। लिन हाई जल्दी से एक तरफ हट गया। उसके पीछे मेजर जनरल की रैंक वाला एक सैनिक खड़ा था, वही जनरल लंबे समय तक जिक्र किया हुआ था। श्री लिन चौंक गए। वे जल्दी से खड़े हुए और बोले, जनरल लॉन्ग, आपने यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने का कष्ट किया। ये जनरल बहुत समय से ही वह जनरल था जिसकी प्रशंसा की गई थी। वह एक अमानवीय विशेषज्ञ भी था। लिन जियोन को लिन पर भरोसा था क्योंकि जनरल लॉन्ग ने लिन का समर्थन किया था। लिन हाई ने कहा कि आपके परिवार को कुछ छोटी मोटी परेशानी का सामना करना पड़ा है और इस झाओ डोंगशेंग से कुछ लेना देना है। मैं व्यक्तिगत रूप से यात्रा क्यों नहीं कर सकता? झाओ डोंगशेंग, अगर आप लोगों पर सामान्य रूप से अत्याचार करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन क्या आप अमानवीय समझौतों का उल्लंघन करने का इरादा रखते हैं? आमतौर पर लंबे समय तक झाओ डोंगशेंग को देखकर चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया, लेकिन फिर भी वह ठंडी सांसें लेता रहा। जनरल लांग, ये सेना के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ना? ऐसा कैसे नहीं है? लिन उच्च सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है और लिन परिवार सेना के एक सदस्य का परिवार है। यहाँ तक कि सर्वोच्च सैन्य परिषद भी इस बात को अनदेखा नहीं करती है कि आप जैसा अमानवीय व्यक्ति सेना के परिवार पर अत्याचार कैसे कर रहा है। सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल। जनरल लॉन्ग, आपको मुझे सेना से डराने की जरूरत नहीं है। यहाँ जनरल लॉन्ग हैं तो यकीन मानिए अच्छी बातचीत करते हैं। मैं आउटलैंड से यहाँ आया हूँ। मुझे क्या स्पष्टीकरण नहीं मिलना चाहिए? आप किस तरह का स्पष्टीकरण चाहते हैं? आपने अमानवीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और वास्तव में आपके पास विशेष विशेषाधिकार हैं, लेकिन आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास विशेष विशेषाधिकार हैं। आपके भतीजे झाओपिंग को कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं है। उसने लिन परिवार की बेटी का जबरन अपहरण किया और उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे थे। यह उसके लिए 10 साल से अधिक की जेल की सजा के लिए पर्याप्त है। यह आपके स्पष्टीकरण के लिए कैसा है? आप, जनरल लॉन्ग, हालांकि आप सेना से हैं, मैं आपसे नहीं डरता। हाँ, तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरते। तुम्हारे पीछे भी शक्ति है। मैं यहाँ निजी हैसियत से हूँ। क्या तुम प्रतिस्पर्धा करना चाहोगे? झाओ डोंगशेंग की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वह एक अमानवीय विशेषज्ञ था। जनरल लॉन्ग भी ऐसा ही था। इसके अलावा जनरल लॉन्ग उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर वे वास्तव में प्रतिस्पर्धा करते तो वह सिर्फ अपमान ही मांगता। जनरल लॉन्ग, क्या आप वास्तव में इस मामले में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? झाओ डोंगशेंग ने जनरल लॉन्ग को घूरते हुए गहरी आवाज में पूछा। बिल्कुल, मैं इस मामले में जरूर हस्तक्षेप करूंगा। दोनों के बीच माहौल तनावपूर्ण और दमनकारी था। कुछ मिनटों के बाद झाओ डोंगशेंग ने धीरे से कहा, ठीक है जनरल लॉन्ग, मैं आज आपको इतना सम्मान दूंगा। इतना कहकर झाओ डोंगशेंग उठकर चले गए। लिविंग रूम में श्री और श्रीमती लिन ने आखिरकार राहत की सांस ली। अमानवीय विशेषज्ञ द्वारा लाया गया दबाव बस बहुत बड़ा था। भले ही लिन जियोन एक मास्टर मैनिपुलेटर और व्यापार जगत में एक वाक्पटु वक्ता था, लेकिन एक अमानवीय विशेषज्ञ के सामने बोलने की उम्मीद करना भी बहुत बड़ी बात थी। जनरल लॉन्ग, क्या झाओ डोंगशेंग हार मान लेंगे? लिन जियोंग अभी भी थोड़ा चिंतित था। जनरल लॉन्ग ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, झाओ डोंगशेंग को आउटलैंड जाना चाहिए। वह हमेशा सेंट्रल सी में नहीं रहेगा और जल्द ही आउटलैंड लौट आएगा। हालांकि झाओ परिवार इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वे लिन परिवार पर हमला करने के लिए व्यापार या राजनीतिक क्षेत्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको तैयार रहना चाहिए। लिन जियोनग ने राहत की सांस ली और कहा, इसे एक छोटी सी दया माना जा सकता है। जब तक झाओ डोंगशेंग सीधे हस्तक्षेप नहीं करता तब तक लिन कॉर्पोरेशन अभी भी इसे संभाल सकता है। यह इतना आसान नहीं है। अमानवीय विशेषज्ञों का प्रभाव बहुत मजबूत है। झाओ परिवार जिस शक्ति का लाभ उठा सकता है वह बहुत बड़ी है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिन कॉर्पोरेशन की रक्षा के लिए कुछ पुराने दोस्तों को भी चेतावनी दूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद जनरल लॉन्ग। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। जनरल लॉन्ग ने सेंट्रल सी तक का ये सफर खुद तय किया था। ये दिखाने के लिए काफी था कि वह लिन हाई को कितना महत्व देते थे। हाँ, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो तुम्हें खुद का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारा बेटा इतना अच्छा है। ठीक है, मैं पहले विदा लेता हूँ। मैं तुम्हारे परिवार के पुनर्मिलन में खलल नहीं डालूंगा, लेकिन मुझे आज दोपहर लिन है को वापस लाना होगा। वह भी एक विशेष मिशन पर है। अगर तुम्हारा मामला इतना जरूरी न होता तो मैं नहीं चाहता कि वह वापस आए। ये कहकर जनरल लॉन्ग चले गए। वह वास्तव में बहुत समझदार थे। इस तरह परिवार फिर से मिल गया। लिन 8 साल से वापस नहीं लौटा था। इस बार वह आखिरकार वापस आ गई थी, लेकिन वह सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही रुकी हुई थी। लिन जियोंग ने लिन के सैन्य मामलों के बारे में भी कुछ सवाल पूछे। लिन ने विस्तार से कोई जवाब नहीं दिया और केवल इतना कहा कि जनरल लांग उनके बारे में बहुत अच्छी अफवाहें हैं। वह वर्तमान में एक गुप्त मिशन पर थे और यदि वह सफल हुए तो उन्हें सबसे अधिक संभावना एक महान पुण्य मिलेगा। लिन है ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि उसने लिन फैंग के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन वह लिन फैंग के बारे में बहुत चिंतित थी। वह अभी भी सेना में लिन फैंग की बीमारी का इलाज करने के तरीके खोज रहा था। परिवार ने अपने सौहार्दपूर्ण पुनर्मिलन का आनंद लिया, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला। लिन हाई जल्द ही चले गए और जनरल लांग के साथ सेना में वापस आ गए। लिन हाई की शक्तिशाली पीठ को देखते हुए लिन फैंग को स्पष्ट उदास महसूस हुई। हालांकि उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके सबसे बड़े भाई, उसके पिता और उसकी मां सभी लिन हाई को देखकर चुप हो गए। उत्साहित लिन फैंग को एक दो बातें समझ में आ गई थीं। सेना में लिन हाई का मिशन संभवतः इतना सरल नहीं था, या फिर वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा होगा। अन्यथा जनरल लांग एक लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए व्यक्तिगत रूप से यात्रा क्यों करेंगे और एक अमानवीय विशेषज्ञ झाओ डोंगशेंग को अपमानित क्यों करेंगे। हालांकि लिन फैंग अच्छी तरह से जानता था कि उसके दूसरे भाई के पास कोई विकल्प नहीं था। अंततः लिन परिवार के पास कोई भी अमानवीय विशेषज्ञ नहीं था। वे अमानवीय विशेषज्ञों के बिना केवल अपनी जान जोखिम में डाल सकते थे। अन्यथा आज झाओ परिवार ने जो किया वह लिन परिवार के लिए एक आपदा होगी। झाओ परिवार के विला में डोंगहाई समूह के अध्यक्ष और झाओ पिंग के पिता झाओ बेइशिंग के चेहरे पर उदासी थी। वह झाओ डोंगशेंग से पूछे बिना नहीं रह सके, भाई क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? झाओ पिंग मेरा इकलौता बेटा और आपका इकलौता भतीजा है। भले ही वह बेकार हो, लेकिन वह अभी भी झाओ परिवार के खून की खानदान से ताल्लुक रखता है। अब जब झाओ पिंग अपंग हो गया है तो क्या झाओ परिवार की वंशावली खत्म हो जाएगी? झाओ बेइशिंग बहुत उत्तेजित था। हालांकि उसका बेटा झाओ पिंग अब खतरे में नहीं था, लेकिन उसका महत्वपूर्ण अंग अपंग हो गया था। झाओ पिंग उसका इकलौता बेटा था, वह कैसे नाराज नहीं हो सकता था। झाओ डोंगशेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे झाओ पिंग को ठीक से अनुशासित करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या तुम एक कठिन बाधा में फंस गए हो? सच कहूं तो जनरल लॉन्ग सेना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और वे मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर वे लिन परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ हैं तो मैं वास्तव में लिन परिवार का कुछ नहीं कर सकता। बड़े भाई, क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? बेशक दूसरे तरीके भी हैं। हालांकि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या आपका ईस्ट सी कॉर्पोरेशन सिर्फ दिखावे के लिए है? मैंने अमानवीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और मैं सामान्य लोगों पर लापरवाही से हमला नहीं कर सकता। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो मैं उसे आसानी से मार सकता था और कोई भी मेरा सामना नहीं करता, लेकिन लिन परिवार की पृष्ठभूमि सैन्य है। ये परेशानी भरा होगा। हालांकि आपका ईस्ट सी कॉर्पोरेशन अपनी पूरी कोशिश कर सकता है और लिन कॉर्पोरेशन को दबाने के लिए समाज के सभी संसाधनों को जुटा सकता है। बड़े भाई, लिन कॉर्पोरेशन का आकार बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि मेरे ईस्ट सी कॉर्पोरेशन पर अकेले भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा। मेरे होते हुए तुम एक साधारण लिन कॉर्पोरेशन से क्यों डरोगे? चिंता मत करो, मैं कुछ दोस्तों को बता दूंगा। जब समय आएगा तो वे व्यापार के क्षेत्र में तुम्हारी सहायता करेंगे। याद रखो, तुम केवल खुले तौर पर ही काम कर सकते हो। तुम कोई भी छुपे हुए तरीके नहीं अपना सकते। अकेले में लिन परिवार के लिए परेशानी खड़ी करना तो दूर की बात है। क्या तुम समझ रहे हो? जब तक तुम व्यापार में लिन कॉर्पोरेशन को खुले तौर पर हरा सकते हो, लिन कॉर्पोरेशन के बिना क्या लिन परिवार तुम्हारी दया पर नहीं होगा? जहां तक झाओपिंग की चोटों का सवाल है, मैं आउटलैंड जाऊंगा और कोई उपाय सोचूंगा। अगर मैं युरलंगगुर का खून प्राप्त कर सकूं और झाओपिंग को उसे पिला सकूं, तो उसकी चोटें स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएंगी और झाओ परिवार की वंशावली समाप्त नहीं होगी। सचमुच चिंता मत करो बड़े भाई, मैं लिन कॉर्पोरेशन को रोकने के लिए ईस्ट सी कॉर्पोरेशन का उपयोग जरूर करूंगा। ठीक है, मैं वास्तव में कुछ मिशनों को अंजाम दे रहा हूं। अब जब मैंने यह मामला सुलझा लिया है तो मुझे तुरंत वापस जाना होगा। भविष्य में झाओपिंग को ठीक से नियंत्रित करना होगा। अभी ये केवल जनरल लॉन्ग के शामिल होने का मामला है। अगर वह भविष्य में किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाता है जिसे उसे उकसाना नहीं चाहिए, तो मैं भी उसे नहीं बचा पाऊंगा। हाँ, मैं झाओपिंग को जरूर रोकूंगा। बड़े भाई, चिंता मत करो। ये कहने के बाद झाओ डोंगशेंग झाओ परिवार के विला से चले गए। हालांकि झाओ बेइशिंग की आंखों में एक सुंदर नजर चमकी। अल्पविराम, झाओ परिवार के साथ मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। लिन फैंग ने कुछ अफवाहें भी सुनी थी कि झाओ परिवार का ईस्ट सी कॉर्पोरेशन लिन कॉर्पोरेशन को दबाने के लिए अन्य लोगों के साथ सहयोग कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में उनके सबसे बड़े भाई और उनके पिता कहीं नजर नहीं आए। यद्यपि लिन कॉर्पोरेशन शक्तिशाली था, लेकिन जब ईस्ट सी कॉर्पोरेशन ने पूरी ताकत से दमन का सामना किया तो वे बहुत दबाव में थे। हालांकि लिन फैंग इन मामलों में मदद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका। वह केवल मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकती थी, और वह भी उन्माद में। इस बार उसने दो अमानवीय प्रतिभाशाली झाओ डोंगशेंग और जनरल लांग की ताकत को व्यक्तिगत रूप से देखा था, विशेष रूप से झाओ डोंगशेंग, जिसने अपनी अमानवीय पहचान के दम पर लिन परिवार को लगभग गिरा दिया था। चाहे व्यापार साम्राज्य कितना भी बड़ा हो, चाहे परिवार कितना भी समृद्ध हो, वे एक अमानवीय विशेषज्ञ के सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों के चयन के बाद लिन फैंग ने दूसरा जीन चुना जिसे वह एकीकृत करना चाहती थी, यूनिकॉर्न जीन। यूनिकॉर्न एक बहुत ही भयानक जानवर था। लिन परिवार की ताकत के बावजूद उन्हें यूनिकॉर्न के मांस का एक टुकड़ा पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। उसके पिता ने लिन फैंग से यह नहीं पूछा कि इसका क्या उपयोग है, और बिना किसी शर्त के उसका समर्थन किया। इसने लिन फैंग को बहुत प्रभावित किया। लिन फैंग ने यूनिकॉर्न को एक कारण से चुना था। उसे भयानक जानवर में शक्तिशाली नहीं माना जाता था, लेकिन वह अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था और एक अत्यंत क्रूर भयानक जानवर था। वर्तमान में लिन फैंग की ताकत ही उसकी विशेषता थी, इसलिए उसे अपने लाभ को अधिकतम करना था और अपनी ताकत को और बढ़ाना था।
यूनिकॉर्न के जीन का एकीकरण बहुत आसानी से हो गया। लिन फैंग ने यूनिकॉर्न के जीन को पूरी तरह से विकसित करने के लिए उच्च श्रेणी के पोषक तत्वों के घोल का उपयोग करके कुछ दिन बिताए। लिन फैंग की शारीरिक फिटनेस भी सभी चीजों में बेहतर हुई। शारीरिक माप 19.56, शक्ति 18.85, चपलता 11.34, कौशल बुनियादी मूल तकनीक कुशल निरंतर अभ्यास के माध्यम से अनुशासन प्राप्त की जा सकती है। जंगली गोजातीय शक्ति महारत हासिल जंगली गोजातीय के वास्तविक इरादे कोड़ा। आनुवंशिक समलन जंगली आनुवंशिक जीन 100% समलन पूर्ण समलन यूनिकॉर्न का जीन 100% समलन पूर्ण समलन। आनुवंशिक क्षमता 16%। लिन फैंग की काया और ताकत दोनों में सुधार हुआ और उसकी आनुवंशिक क्षमता 10% कम हो गई। अब उसकी आनुवंशिक क्षमता 16% तक पहुंच गई थी। यदि वह अन्य अधिक शक्तिशाली जीनों को जोड़ने वाली समस्याएं रखता है तो उसकी आनुवंशिक क्षमता संभवतः बहुत जल्द अपनी सीमा तक पहुंच जाएगी। लिन फैंग के मुके की ताकत के बारे में बात करें तो वह पहले ही 2000 किलोग्राम तक पहुंच चुका था। ये 2 टन की ताकत थी। ये सिर्फ शुद्ध ताकत थी। अगर वह जंगली गोजातीय ताकत का इस्तेमाल करता तो उसकी ताकत और भी भयानक होती। लिन फैंग ने परीक्षण किया था कि उसका सबसे मजबूत हमला 3200 किलोग्राम तक पहुंच सकता है, जो लगभग 3 टन से अधिक ताकत है। दरअसल लिन फैंग को भी कुछ समस्याओं का एहसास हुआ था। जब उसने जंगली गोजातीय शक्ति का इस्तेमाल किया तो वह अपनी सारी ताकत पहले की तरह आसानी से नहीं जुटा पाया। लिन फैंग ने अनुमान लगाया कि यह जंगली गोजातीय जीन और यूनिकॉर्न जीन के बीच के अंतर के कारण हो सकता है। लिन फैंग ने जंगली गोजातीय सच्चे इरादे को समझ लिया था, लेकिन उसने यूनिकॉर्न से संबंधित मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था। शायद वह अपनी ताकत को पहले की तरह पूरी तरह से जुटा पाने में सक्षम नहीं होगा। समस्या यही थी, उसने केवल 2 जीनों का ही संयोजन किया था। भविष्य में जब वह 3, 4 या उससे भी अधिक जीनों का संयोजन करेगा तो क्या होगा? लिन फैंग इस समय इस समस्या को हल नहीं कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि इसका मार्शल आर्ट से कुछ लेना देना है। मार्शल आर्ट की भूमिका शरीर की सारी ताकत को इकट्ठा करना और उसे अधिकतम तक पहुंचाना है। हालांकि लिन फैंग को मिलने वाली मार्शल आर्ट बहुत सीमित थी। कोई भी उपयुक्त मार्शल आर्ट नहीं थी जो उसके फायदे को सामने ला सके। कुछ गहन मार्शल आर्ट केवल सरकार, सेना, कुलीन परिवारों, उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों, संप्रदायों या अकादमियों के हाथों में थे। लिन कॉर्पोरेशन चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, गहन मार्शल आर्ट खरीदना असंभव था। इस समयावधि के दौरान लिन फैंग अपने भविष्य के मार्ग पर सावधानीपूर्वक विचार कर रहा था। भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल सप्ताहांत था। लिन कियान की अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक थी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। लिन कियान, क्या बात है? बस मुझे बताओ। लिन कियान हकलाते हुए अंत में बोला, भाई बहन क्यों चेन सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी छोड़ रही हैं? सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी छोड़ दी? क्यों? लिन फैंग का शरीर अकड़ गया और उसकी आवाज गंभीर हो गई। भाई, सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी में आने का सिस्टर क्यू चेन का लक्ष्य मार्शल आर्ट क्लब के मंच का उपयोग करके मार्शल आर्ट तक पहुंच प्राप्त करना और एक पेशेवर मार्शल कलाकार बनना था। सिस्टर क्यू चेन का लक्ष्य पोलर अकादमी में प्रवेश करना था। सिस्टर क्यू चेन की प्रतिभा के साथ वह आधे साल पहले पोलर अकादमी में प्रवेश कर सकती थी। हालांकि सिस्टर क्यू चेन पीछे रह गई क्योंकि वह प्रतीक्षा कर रही थी। किसके लिए इंतजार? आपके उत्तर के लिए नवीनतम कहानियों को novel.com पर फॉलो करें। लिन फैंग चुप हो गया। क्यू चेन एक अच्छी लड़की थी। वह अच्छी तरह जानता था। इतने लंबे समय के बाद भी उसके लिए शांत रहना असंभव था। हालांकि वह अपनी अजीब बीमारी के कारण ये सब झेलने से डरता था। तो को चेन स्कूल छोड़कर पोलर अकादमी में प्रवेश लेने जा रहा है। ये सही है। सिस्टर क्यू चेन जाने से पहले आपसे मिलना चाहती हैं। आज रात पिछली बार की तरह स्टारलाइट कैफे में। लिन फैंग काफी देर तक चुप रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। भाई, बहन क्यू चेन इतने लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। भले ही तुम्हारे मन में उसके लिए कोई भावना न हो, तुम्हें कम से कम उसे अपना आशीर्वाद तो देना चाहिए। लिन फैंग ने एक गहरी सांस ली, दरवाजा खोला और विला से बाहर चला गया। अल्पविराम। स्टारलाइट कैफे में मधुर संगीत और खूबसूरत माहौल में प्रेमी युगलों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। लिन फैंग अंदर आया। उसने तुरंत खिड़की के पास एक परिचित आकृति देखी। को चेन आज बहुत खूबसूरत थी। उसने एक लंबी सफेद पोशाक पहनी थी जो उसके लंबे कद को और भी निखार रही थी। इसके अलावा मार्शल आर्ट का उसका नियमित अभ्यास उसे एक अलग पहचान देता था। कैफे में चमकती रोशनी भी उसके आकर्षण को छिपा नहीं पाई। लिन फैंग को चेन के सामने बैठा था जो मुस्कुराया। मैंने उस दिन मुझे बचाने के लिए तुम्हें धन्यवाद नहीं दिया। आपका स्वागत है। आपने मार्शल आर्ट क्लब में मेरी बहुत मदद की है। उन दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। को चेन की खूबसूरत आंखों में उदासी की झलक थी, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। ओह, ठीक है, मैंने अभी तक तुम्हें बधाई नहीं दी है। तुमने पोलर अकादमी की परीक्षा पास कर ली है। ये वाकई बधाई के योग्य था। पोलर अकादमी दुनिया की शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों में से एक थी। वहां से स्नातक करने वाले सभी लोग उच्च स्तरीय पेशेवर मार्शल कलाकार थे। कम से कम वे पुलिस प्रमुख या उस स्तर पर कुछ बन सकते थे। हालांकि इसकी आवश्यकताएं भी बहुत अधिक थीं। नए छात्रों को 20 वर्ष की आयु से पहले पेशेवर मार्शल कलाकार बनना पड़ता था और इस प्रतिबंध ने अनगिनत लोगों को रोक दिया। को चेन इस साल केवल 19 वर्ष की थी और वह ग्रेड 4 की पेशेवर मार्शल कलाकार भी थी। स्वाभाविक रूप से वह पोलर अकादमी में नामांकन के लिए आवश्यकताओं को पूरा करती थी। हाँ, मुझे 6 महीने पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन रुकते हुए को चेन की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। उसने बस लिन फैंग को देखा और पूछा, लिन फैंग, दरअसल लिन कियान ने मुझे तुम्हारी हालत के बारे में पहले ही बता दिया है। मैं आज एक सवाल के अलावा कुछ नहीं पूछूंगी। क्या तुमने कभी मुझे पसंद किया है? लिन फैंग ने अपना मुंह खोला। क्यू चेन की भावुक, साहसी, स्पष्ट और उम्मीद भरी निगाहों ने उसे हैरान कर दिया। काफी देर बाद लिन फैंग ने अपनी आंखें बंद की और कहा, हाँ। को चेन मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत सुंदर और मासूम थी। इस समय को चेन की मुस्कान की तुलना सबसे चमकीले मोती से भी नहीं की जा सकती थी। अपनी आंखें बंद करो, को चेन ने कहा। लिन फैंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसके होंठों पर कोमलता का स्पर्श हुआ। इस समय मानो रुक गया था। जब लिन फैंग ने अपनी आंखें खोली तो को चेन पहले ही कैफे छोड़ चुका था और केवल पीछे का खूबसूरत नजारा ही दिखाई दे रहा था। लिन फैंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाज उसके दिल में उसे बुला रही हो, लेकिन अंत में वह अपनी सीट पर ही रहा और को चेन का पीछा नहीं किया। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, लिन फैंग ने धीरे से कहा। उसे पता था कि उसने एक रिश्ता और एक अच्छी लड़की खो दी थी।
अगर किस्मत ने चाहा तो वे फिर मिलेंगे, अगर वह 3 साल बाद मरा नहीं होता।